तुम्हारे मरने से पहले हर कोई तुम्हें बहुत प्यार करता था। उसके बाद तुम वो इंसान बन गए जिसके लिए उन्होंने सालों तक शोक मनाया। तो जब तुम्हारी राइवल ने तुम्हारे जैसी दिखने वाली 999 यादगार चीजें जमा कर ली, तो तुमने अचानक उसके ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। क्लोए व्हिटमोर, दादाजी तुमसे मिलने आए हैं। उसके मेल सेक्रेटरी ने ताना मारा। तुम कौन हो? तुम उसका पीछा करते करते काम तक आ गए। औरत चिढ़कर मुड़ी और फिर जैसे ही उसने तुम्हारा चेहरा देखा, वो सन्न रह गई। मैं वो मंगेतर हूँ जिसकी उसने भीख मांगी थी। अगले ही पल उसने तुम्हारा गला दबा दिया। सिर्फ तभी तुम्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। तुम कौन हो? मेरे करीब आने के लिए तुमने उसका चेहरा क्यों कॉपी किया? क्या किसी ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अभी बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। चुनो। तुमने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। क्लोए व्हिटमोर, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरा गला क्यों दबाया? तुमने खुद को बिल्कुल नहीं रोका। क्लोई का आधा चेहरा लाल पड़ गया। थप्पड़ ने उसका नशा उतार दिया। उसे साफ तौर पर इसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी खून सी लाल आंखें तुम पर टिक गईं। उसकी घूरने वाली नजर ने तुम्हें हिलाकर रख दिया और तुम अनजाने में ही पीछे हट गए। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्लोई ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भाव पड़े नहीं जा रहे। तुमने उसकी नजर से नजर मिलाई। मैं हमारी सगाई खत्म करने पर सहमत हूँ। तुम्हारी जो भी वजह रही हो, अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इसलिए तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो। एक पल के बाद तुमने आगे कहा, हमारे परिवारों ने यह तय किया था। मुझे कभी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हमने हॉट पॉट वाली जगह पर पहले ही सब कुछ सुलझा लिया है। मैं अपने परिवार को यह समझा दूंगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। क्लोई की शून्य आंखें तुरंत होश में आईं। जैसे ही उसने तुम्हारी कलाई पकड़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। हॉट पॉट वाली जगह कौन सी? उसने तुम्हें फिर से चौंका दिया। क्लोई के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। उसका चेहरा वैसा ही दिख रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में वो जैसे सालों बड़ी लग रही थी। तुम नशे में हो, होश में आओ। तुमने उसका हाथ झटक दिया। कॉपर केटल हॉट पॉट हमारे स्कूल के पास। क्लोई व्हिटमोर, तुम्हें क्या हो गया है? क्लोई तुम्हें घूरती रही और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। पैरों की आहट पास आई और दरवाजा खुला। सूट पहने एक युवक हाथ में कप लिए अंदर आया। क्लोई, थोड़ा नींबू शहद का पानी पी लो, इससे मदद मिलेगी। तुम अनजाने में ही मुड़े। उसके चेहरे और तौर तरीकों में कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसके आत्मीय लहजे ने एक विचार पैदा किया। क्लोई ने सगाई इसलिए तोड़ी क्योंकि उसे कोई और मिल गया था। अगर तुम एक असली जोड़ा होते तो तुम गुस्से से लाल पीले हो जाते, लेकिन तुम्हारी सगाई सिर्फ एक समझौता थी। तुम साथ बड़े हुए थे, लेकिन एक दूसरे को नाम मात्र ही जानते थे। इसलिए तुम्हें बस अजीब लगा और तुमने क्लोई की तरफ देखा। मैं चलता हूँ। तुमने उस युवक की तरफ सिर हिलाया और निकल गए। तुम्हारे पीछे क्लोई घूरती रही। उसके हाथों की नसें उभर आई थी। ये कैसे संभव है? वो तो पहले ही क्लोई होश में आई और उसने ड्रिंक को एक तरफ पटक दिया। शराब के नशे से लड़ते हुए वो तुम्हारे पीछे लड़खड़ाते हुए भागी, लेकिन गलियारा खाली था, मानो तुम सिर्फ एक वहम थे। इस बीच तुमने घर के लिए एक कैब ली। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। घर में अभी भी बहुत तेज रोशनी थी, जिससे तुम्हें बेचैनी होने लगी। क्या तुम्हारी बहनें तुम्हें डांटने के लिए जाग रही थी? तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद तुम्हारी बहनें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई थी। उनके लिए आधी रात के बाद बाहर रहना एक बहुत बड़ी आफत थी। अभी भी अपने बहाने की योजना बनाते हुए तुमने अपनी चाबी निकाली, लेकिन ताले को एक हाई टेक फिंगरप्रिंट स्कैनर से बदल दिया गया था। सच में? उन्होंने तुम्हें बताए बिना ताला बदल दिया? चिढ़कर तुमने घंटी बजाई। किसी ने जवाब नहीं दिया। तुम्हें अंदर से सिर्फ तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। क्या बकवास है? तुमने कीपैड खोला और अपनी जन्म तिथि डालकर कोशिश की। उसमें बीप की आवाज हुई और दरवाजा अनलॉक हो गया। अंदर का नजारा देखकर तुम दंग रह गए। लिविंग रूम ऐसे लोगों से खचाखच भरा था जो शराब पी रहे थे। हार्पर आराम से सोफे पर लेटी हुई थी। क्लोए व्हिटमोर उस नए पीरियड ड्रामा को प्रोड्यूस करना चाहती है ना? मैं जल्द ही एक कॉम्पिटिटिंग स्क्रिप्ट रिलीज करूंगी। जो कोई भी उसके प्रोडक्शन में शामिल होगा उसका मेरे साथ काम खत्म। डायरेक्टर हेस, आपके और मिस व्हिटमोर के बीच क्या हुआ था? पास खड़े एक आदमी ने ठहाका लगाया। क्या हुआ था? बहुत कुछ। हार्पर ने एक ठंडी हंसी हंसी। या तो वो या मैं। तुम्हें पूरा यकीन था कि हार्पर का दिमाग सटक गया है। अगर एवेरी ने ये देख लिया तो वो हार्पर की टांगे तोड़ देगी। हार्पर हार्पर तुमने भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक का शोर बहरा कर देने वाला था। हार्पर ने तुम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना धैर्य खो दिया। तुमने एक चप्पल उठाई और सीधे उसके चेहरे पर फेंक कर मारी। दीदी! कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। हार्पर अपनी गोद में पड़ी चप्पल को घूरती रही। उसका चेहरा सख्त हो गया। जैसे ही उसने धीरे से ऊपर देखा और तुम्हें देखा, हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली और तुम्हारी तरफ मुड़ गए। ये बच्चा कौन है? क्या इंडस्ट्री में कोई नया आया है? ये तो बहुत हैंडसम है और खुद को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, लेकिन ये इतना निडर कैसे है? उसने हार्पर पर चप्पल फेंकी और उसे दीदी कहा। हर कोई जानता था कि ये शब्द उसके सामने बोलना मना था। एक बार एक मशहूर स्टार ने उससे चिपकने के लिए उसे दीदी कह दिया था। उसने उसे मौके पर ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सबको उम्मीद थी कि हार्पर भड़क उठेगी। इसके बजाय वो तुम्हें घूरती रही और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। तुम्हें लगा कि हार्पर बस नशे में नाटक कर रही है। तुम गुस्से में आगे बढ़े। हार्पर हेस, तुम तो गई। रोने से तुम नहीं बचोगी। तुम्हारा पेट खराब है, फिर भी तुमने इतनी पी ली। क्या तुम्हें मरने का शौक है? एवेरी देश से बाहर क्या गई? तुम तो बेकाबू ही हो गई। तुमने हर किसी के हैरान चेहरों को नजरअंदाज कर दिया। तुमने उसके हाथ से वाइन का गिलास छीना और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं तुम्हारे लिए नशा उतारने के लिए कुछ बनाता हूँ। पहले अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारे खत्म करने से पहले ही हार्पर ने तुम्हें खींच कर कसकर गले लगा लिया। इथन, ये सच में तुम हो? मेरा छोटा भाई, तुम वापस आ गए। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे भाई को वापस लौटा दिया। वहाँ काम करने वाले लगभग सभी लोग एंटरटेनमेंट
इंडस्ट्री से थे, कई बड़े स्टार्स थे और हार्पर के करीबी थे। वे उसे सालों से जानते थे। हार्पर हमेशा उनकी निडर बेफिक्र लीडर रही थी। उन्होंने उसे कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। उसने इस नवयुवक को अपना भाई कहा। क्या ये वही भाई हो सकता है जो 10 साल पहले मर गया था? जैसे ही हार्पर बिलक बिलक कर रोई, हर किसी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तुमने अपनी बहन को संभाला, उसके आंसुओं और नाक के पानी से तुम्हारी गर्दन भीग गई। इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा था। तुम तो बस एक सगाई खत्म करने बाहर गए थे। हार्पर ऐसा नाटक क्यों कर रही थी जैसे तुम मर चुके थे? उसे इतना फूट फूट कर रोते देखकर तुम उसे डांट नहीं सके। तुमने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, रोना बंद करो। अगली बार अगर मुझे देर होगी तो मैं तुम्हें लेने के लिए फोन कर दूंगा। मैं ठीक हूँ, है ना? तभी तुमने नीचे देखा और कुछ अजीब नोटिस किया। उस सुबह हार्पर के छोटे तीखे लाल बाल थे। अब वे लंबे थे और उनमें सफेद बाल झलक रहे थे। हार्पर, एक ही दिन में तुम्हारे बालों को क्या हो गया? तुमने उसमें हाथ घुमाया। ये कोई नकली बाल नहीं थे। हार्पर को अचानक एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। एक दिन ईथन उस एक्सीडेंट में मर गया था, फिर भी उसकी बाहों में जो शख्स था वो सच में उसका प्यारा भाई ही था। यहाँ तक कि जो कपड़े तुमने पहने थे वे 10 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट वाले ही कपड़े थे। तुम्हारी आस्तीन पर अभी भी तुम्हारा नाम लिखा था। वह गलत नहीं हो सकती थी। उसका नशा तुरंत हिरण हो गया। तुम्हारे उलझन भरे चेहरे को देखते हुए उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने सबको बाहर निकाल दिया। फिर उसने तुम्हें ऐसे जांचा जैसे तुम कांच के बने हो। एक लंबे सन्नाटे के बाद वह आखिरकार बोली, ईथन, तुम 10 साल पहले एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। एवेरी और मैं, राइली, जॉर्डन और कोस्टल सर्च एंड रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर हमने 6 महीने तक तुम्हें ढूंढा। हमें सिर्फ तुम्हारी कार मिली। तुम इन सब सालों में कहाँ थे? तुम घर क्यों नहीं आए? हम आंसू फिर से बह निकले और वह फर्श पर गिर पड़ी। तुम्हारी जगह में मर जाती। तुम बेरहम बदतमीज। तुम्हें अंदाजा भी है कि इन 10 सालों ने मेरे साथ क्या किया? 10 साल? ये 10 साल थे? तुम एकदम सुन्न पड़ गए। आखिरकार तुम्हें उस एक्सीडेंट की याद आ ही गई। तो अब तुम क्या थे? मरे हुए लोगों में से वापस आए? तुम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। दोनों ही पूरी तरह बेखबर थे। हार्पर ने अपना सिर खुजलाया, तुम्हें गले लगाया और किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुराई। किसको फर्क पड़ता है? तुम वापस आ गए हो, अब और कुछ मायने नहीं रखता। लानत है, ये सब क्लोए व्हिटमोर की गलती है। अगर वह न होती तो तुम्हारा एक्सीडेंट कभी नहीं होता। तुम्हारे मरने के बाद उसने तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक आदमी ढूंढ लिया। ये घिनौना है। मैं तुम्हारे लिए उस बेरहम औरत को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन एवेरी ने मुझसे एड्रियन कोल को अकेला छोड़ देने को कहा। उसने नीलामी में उसके लिए एक महंगा हार भी खरीदा। क्या मजाक है? उसने अपने भाई से बढ़कर किसी और लड़के को चुना। तुम्हें एक्सीडेंट से पहले बज रही ऑडियो बुक याद आई। कहानी अचानक दिमाग में वापस कौंध गई। एक अविश्वसनीय विचार तुम्हारे मन में आया। क्या तुम्हारी बहनें सच में उन 10 सालों में विलेन बन गई थी? तुमने हार्पर की कलाई पकड़ी। हार्पर, मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। हार्पर तुरंत चहक उठी और बातें करने लगी। ज्यादातर रात सुनने के बाद तुम सुन्न पड़ गए थे। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी बहनों ने सगाई खत्म करने के लिए क्लोए को जिम्मेदार ठहराया। उन्हें लगा कि दिल टूटने की वजह से तुम्हारा ध्यान भटक गया और एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वे व्हिटमोर ग्रुप के पीछे पड़ गई। उस समय व्हिटमोर परिवार पहले से ही वित्तीय मुसीबत में था। एवेरी की क्रूर रणनीतियों के कारण व्हिटमोर ग्रुप जल्द ही बर्बाद हो गया, लेकिन क्लोए ने सिर्फ 2 सालों में इसे फिर से खड़ा कर दिया। तुम्हारी चारों बहनें जी जान से उससे लड़ती रहीं। इस हिसाब से तो ऑडियो बुक की कहानी सच में हकीकत बन सकती थी। क्लोए ने अनगिनत अरेंज्ड मैचेस को ठुकरा दिया था। उसके करीब अकेला आदमी वही जूनियर सहपाठी था जो तब भी उसके साथ खड़ा रहा जब उसने सब कुछ खो दिया था। वो एड्रियन कोल था, वही आदमी जिसके बारे में हार्पर ने कहा था कि वह तुमसे मिलता जुलता है। कहानी को याद करते हुए तुमने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्लोए ने शायद एड्रियन की वजह से ही तुम्हारी सगाई तोड़ी थी। वे मुख्य किरदार थे। तुम और तुम्हारी बहनें तो बस इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले साइड कैरेक्टर्स थे। फिर भी तुम पूरी तरह से उसे दोष नहीं दे सकते थे। तुम लोगों ने कभी एक दूसरे से प्यार नहीं किया था। उसने सगाई खत्म की, लेकिन तुम्हारी बहनों ने गलतफहमी की वजह से उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। उसका बदला लेना तो समझ आता था, लेकिन अब जब तुम वापस आ चुके थे तो तुम अपनी बहनों के साथ कभी ऐसा अंजाम नहीं होने देते। हार्पर, क्लोए का मेरे एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था। मेरा ध्यान भटक गया था। वैसे भी मुझे वो कभी पसंद ही नहीं थी। तो क्या हुआ अगर उसने सगाई तोड़ दी? हमारे परिवारों का रिश्ता बहुत पुराना है। चलो सब पुरानी बातें भूल जाते हैं। हार्पर पूरी तरह उलझन में दिख रही थी। तुम्हें वो पसंद नहीं थी? मुझे लगा। तो फिर तुम हाई स्कूल में हमेशा उससे मिलने क्यों जाते थे? मैं फिजिक्स के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था। वो अचानक मैथ्स छोड़कर इसमें आ गई। पहली ही बार में उसने मुझे 5 पॉइंट से हरा दिया। जाहिर है मैं उसके साथ पढ़ाई तो करता ही। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोए। मुझे सच में वो पसंद नहीं है। वैसे भी वो अब 30 की हो चुकी है। उस बूढ़ी औरत से कौन शादी करना चाहेगा? हार्पर, जो खुद भी 30 साल की औरत थी, उसने इस बात को दिल पर ले लिया। फिर उसे याद आया कि तुम तो अभी भी 19 के ही हो और उसे तुम्हारी बात सही लगी। बिल्कुल, ईथन किसी को भी पटा सकता है। क्लोए व्हिटमोर की जरूरत किसे है? मुझे तो अब एवेरी, राइली और जॉर्डन बैक चाहिए। फिर हम एक पार्टी रखेंगे और ऐलान करेंगे कि हमारा छोटा वारिस घर आ गया है। ईथन, अब थोड़ा सो लो। हमने तुम्हारा कमरा हमेशा साफ रखा है। तुम्हारे कमरे में कुछ नहीं बदला। आराम करो, मैं तुम्हें कल बाहर ले चलूंगी। हार्पर ने तुम्हें तुम्हारे कमरे में भेजा। तुमने शावर लिया और लेट गए। बिस्तर पर लेटे लेटे तुमने सोचा कि सब ठीक ही है। तुम वापस आ चुके थे और इनमें से कोई भी हादसा अभी तक हुआ ही नहीं था। रही बात क्लोई की, तो वो हीरोइन बनी रहे। जब तक तुम एक आम जिंदगी जी रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आओगे। तुमने आंखें मूंद ली और सो गए। उधर वेस्ट लेक एस्टेट्स में एक और विला की बत्तियां जल रही थीं। तीसरी मंजिल के अपने स्टडी रूम से
से क्लोई अंधेरे में डूबे हुए हेज एस्टेट को देख रही थी। उसने दबी आवाज में पूछा, कुछ पता चला? नोआ उसके पास खड़ा था, काफी घबराया हुआ। मिस व्हिटमोर, हमने सिक्योरिटी फुटेज चेक की है। वो आदमी ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऑफिस में अचानक कहीं से टपक पड़ा हो। हॉल में उसकी कोई फुटेज नहीं है। हमारे लोगों ने उसका पीछा हेज एस्टेट तक किया। वो अभी तक बाहर नहीं आया है। हमने सुना है कि हार्पर हेज ने उसे देखा, रोने लगी और उसे अपना भाई बताने लगी। क्लोई ने अपनी उंगलियों को मसला और अपने होंठ तब तक चबाती रही जब तक कि खून न निकल आया। काफी देर सन्नाटे के बाद वो बोली, जाओ। नोआ ने सिर झुकाया और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। क्लोई ने एक दराज खोला। उसने एक पुरानी मुड़ी टुड़ी क्लास फोटो निकाली। आगे एक मुस्कुराता हुआ लड़का बैठा था जो हाथ से विक्ट्री का साइन बना रहा था। क्लोई ने जानबूझकर बाकी सबकी शक्लें धुंधली कर दी थी। सिर्फ उसकी और उस लड़के की फोटो साफ थी। 20 सालों में दोनों की साथ में यही एक अकेली फोटो थी। क्लोई ने आंखें बंद की, फोटो वापस रखी और फुसफुसाई, क्या तुम सच में वापस आ गए हो? अगली सुबह बहुत जल्दी ही हार्पर ने तुम्हें जगा दिया। वो तुम्हारे सामने किसी उत्सुक पिल्ले की तरह खड़ी थी। ईथन उठो, नाश्ता तैयार है। बोलते बोलते वो आगे झुकी और उसने तुम्हारे गाल खींच ली। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कल रात का सब कुछ सिर्फ एक सपना ना हो। तुमने जम्हाई ली, उठे और नीचे चले गए। वहाँ हाउसकीपर ताजा दूध लेकर आई थी। उसके हाथ में राइडिंग लेसन का एक पर्चा भी था। तुम्हें अचानक कुछ याद आया, हार्पर, सिल्वरविंड कहाँ है? हार्पर ठिठक गई। अरे तुम्हारा घोड़ा? वो तो रेडवुड एक्वेस्ट्रियन सेंटर में होना चाहिए। तुमने त्योरी चढ़ाई। मम्मी पापा ने वो मुझे दिया था। फिर तो नाश्ते के बाद हम सिल्वरविंड से मिलने चलेंगे। हार्पर ने शर्मिंदगी में अपनी नाक रगड़ी और तुम्हें जल्दी से तसल्ली दी। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद हम चारों बहनें टूट चुकी थी। उस घोड़े का ख्याल रखने की सुध ही नहीं थी किसी को। उसने एक मक्खन लगाने वाली मुस्कान के साथ तुम्हें दूध का गिलास थमाया। नाश्ता कर लीजिए हुजूर। मैं वादा करती हूँ सिल्वरविंड बिल्कुल ठीक है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मेरा सिर कलम कर देना। आखिरकार तुम्हें तसल्ली हुई। नाश्ते के बाद तुम हार्पर की चमचमाती फरारी में बैठ गए। लेकिन जैसे ही तुम लोग रेडवुड एक्वेस्ट्रियन सेंटर पहुंचे, तुमने गेट के पास 69 VIP नंबर प्लेट वाली एक मेबैक खड़ी देखी। गाड़ी का दरवाजा खुला और लंबी लंबी टांगों वाली एक बेहद आकर्षक औरत बाहर निकली। उस औरत ने सफेद रंग का सूट पहन रखा था जो उसकी लंबी काठी पर बिल्कुल झंच रहा था। उसकी नीलम वाली अंगूठी उसकी आंखों की तरह ही ठंडी चमक दे रही थी। शांत खड़े रहने पर भी उसकी खूबसूरती में एक खतरनाक कशिश थी। वो सच में होश उड़ा देने वाली लग रही थी। हार्पर के चेहरे के भाव बदल गए। ये क्लोई व्हिटमोर यहाँ क्या कर रही है? राइडिंग के लिए इतने तड़क भड़क वाले कपड़े कौन पहनता है? बेवकूफ औरत। तुमने क्लोई को ऊपर से नीचे तक देखा। मन ही मन तुमने उसे एक बनावटी ठग का टैग दे दिया। वो उन पुरानी सफेद शर्ट्स में कहीं ज्यादा अच्छी लगती थी। तब वो बस थोड़ी अलग थलग सी लगती थी, लेकिन अब उसकी हर एक अदा से एक बेरहम CEO वाली अकड़ टपक रही थी। वैसे हाई स्कूल में तुम्हें ऐसी ही लड़कियां पसंद आती थी, यहाँ तक कि तुम अपने बेंचमेट के साथ बड़ी उत्सुकता से इस बारे में बातें करते थे। क्लोई पास ही खड़ी होकर रूखे भाव से सुनती रहती थी, जैसे उसे घिन आ रही हो। और अब वो ठीक वैसी ही बन चुकी थी। किस्मत से क्लोई ने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। बचपन से ही नखरेबाज है, 30 की हो गई है, लेकिन अभी तक नहीं बदली। हार्पर ने मुंह बनाकर कहा। तुम पूरी तरह से उसकी बात से सहमत थे और तुमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही क्लोई अंदर गई, तुम हार्पर को खींचकर राइडिंग सेंटर के अंदर ले गए। लेकिन एक कर्मचारी से पूछने पर तुम्हें पता चला कि सिल्वरविंड की इतने समय से देखभाल नहीं हुई थी कि उसे बिक्री के लिए रख दिया गया था। हार्पर और भी ज्यादा अपराधी महसूस करने लगी। कोई बात नहीं ईथन, मैं तुम्हारा घोड़ा वापस खरीद लूंगी। वो कर्मचारी की तरफ मुड़ी जिसने भी उसे खरीदा है। मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर दो। कर्मचारी ने रजिस्टर चेक किया। खरीदने वाले संयोग से आज यहीं आए हुए हैं। वो अभी अभी पहुंचे हैं और सेडार रिंग में हैं। आप वहां जा सकते हैं। सिल्वरविंड भी वहीं है। तुमने जल्दी से उनका शुक्रिया अदा किया और दौड़कर वहां पहुंचे। जब तुम रिंग के पास पहुंचे तो तुम्हें क्लोई फिर से वहीं मिली। वो एक लड़के के साथ थी जो काफी हद तक तुम्हारी तरह दिख रहा था। वो लड़का सिल्वरविंड को बड़े ताज्जुब से घूर रहा था। क्लोई, ये घोड़ा तो बहुत शानदार है, क्या मैं इस पर घुड़सवारी कर सकता हूँ? कोई दूसरा चुन लो, ये थोड़ा गुस्सैल है और तुम्हारे लायक नहीं है। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए सिल्वरविंड की गर्दन पर हाथ फेरा। मुझे नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखाओगी? सिल्वरविंड ने फुंकार मारी। जाहिर तौर पर उसे उस लड़के का छूना पसंद नहीं आ रहा था। तुमने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। क्या क्लोई ने सिल्वरविंड को खरीद लिया था? उसने तुम्हारा घोड़ा हड़प लिया, फिर उसके गुस्से का नाटक करने लगी और अब वो अपने नए बॉयफ्रेंड को उससे खेलने दे रही थी। कितनी नीच औरत है। तुमने अस्तबल का दरवाजा धकेला और भागकर वहां गए। क्लो, मिस व्हिटमोर, क्या हम बात कर सकते हैं? क्लोई मुड़ी और तुम्हें देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसकी नजर तुरंत तुम्हारे पीछे खड़ी हार्पर पर गई। मिस हेज, ये कौन है? हार्पर तुम्हारे बचाव में तुम्हारे बगल में आकर खड़ी हो गई, तंज कसने को तैयार। फिर उसे याद आया कि तुमने कहा था कि क्लोई की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसने खुद को शांत रखा। ये ईथन है, ये वापस आ गया है। क्लोई को देखते ही उसके हाथ लगाम पर कांपने लगे। उसकी आंखों में बिल्कुल सही नाप तोल का उलझन भरा भाव था। ईथन, ये कैसे मुमकिन है? उसने वेस्टलैक एस्टेट्स के आसपास वो पर्चे खुद ही लगवाए थे। वो जानती थी कि ईथन सिल्वरविंड को देखने जरूर आएगा और वो आया भी। शुक्र है भगवान का कि उसने सिल्वरविंड को खरीद लिया था। उसने खुद को संभाले रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। ये समझाना मुश्किल है। बात बस इतनी है कि मैं वापस आ गया हूँ। क्या तुम सिल्वरविंड मुझे वापस बेचोगी? तुम जो कीमत कहोगी मैं दूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बहनों ने बहुत ज्यादा कर दिया था। मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें गलत समझा। मुझे अफसोस है। अगर तुम चाहो तो हम हर जाने की बात भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी बात खत्म होने से पहले ही क्लोई ने ना में सिर हिला दिया। मैं नहीं बेच सकती। सिल्वरविंड बुक्ड है। कितना
बेतुका बहाना था। एक घोड़ा भला कैसे बिजी हो सकता है? तुमने अविश्वास से क्लोई को घूरा। क्या उसकी कोई नौकरी है? तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब क्लोई ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, व्हिटमोर ग्रुप एक फैंटेसी ड्रामा बना रहा है। ये उसमें एक अहम किरदार है और शूटिंग शुरू ही होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ इसे लेने आई हूँ। अब किसी दूसरे घोड़े को ढूंढना बहुत देर हो चुकी है। उसने सिल्वर विंड पर हाथ फेरा। उसकी आवाज शांत थी, इसलिए अफसोस मैं इसे वापस नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे मिलने आ सकते हैं। हार्पर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे भरोसा नहीं था कि वो क्लोई से ज्यादा बोली लगा पाएगी, और मदद मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वे लगभग एक दूसरे को मार ही डालने की हद तक पहुंच चुकी थी। उनके पास खड़ा एड्रियन चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच रहा था। मूल स्क्रिप्ट में किसी घोड़े का जिक्र ही नहीं था, लेकिन कल देर रात क्लोई ने अचानक व्हिटमोर स्टूडियो से संपर्क किया था। उसने रातों रात स्क्रिप्ट दोबारा लिखवाई थी और फिर खुद इस घोड़े को लेने आई थी। एड्रियन को ये अजीब लगा था, लेकिन इथन हेस को देखने के बाद उसे लगा कि वो समझ गया है। क्लोई ने यह सब इथन के लिए किया था, लेकिन क्या उसका पहला प्यार सालों पहले एक एक्सीडेंट में नहीं मारा गया था? तुमने सिल्वर विंड को देखा, फिर क्लोई और एड्रियन पर नजर डाली। तुम असमंजस में थे। तुम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन तुम सिल्वर विंड को भी नहीं छोड़ सकते थे। एक लंबे सन्नाटे के बाद तुमने पूछा, क्या मैं इसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकता हूँ? 30 साल की क्लोई हमेशा मानती थी कि उसमें इतना आत्मनियंत्रण है कि वो तुम्हारे सामने कभी किसी प्यार में अंधी किशोरी की तरह नर्वस नहीं होगी, लेकिन उसने अपने ऊपर तुम्हारे असर को बहुत कम आंका था। तुम उसका वो छिपा हुआ प्यार थे जिसका इजहार करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। वो सूरज जो उसके छूने से पहले ही डूब गया था। जब तुम्हारी कार पुल से नीचे गिरी थी तो वो भी लगभग तुम्हारे पीछे ही कूद पड़ी थी। अगर उसका परिवार कंगाल न हुआ होता और उसे तुम पर बोझ बनने का डर न होता तो वो कभी सगाई नहीं तोड़ती। और फिर उसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। 10 सालों से वो हर दिन यही सोचती रही कि काश उसने उस दिन रिश्ता न तोड़ा होता तो शायद तुम्हारा एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं। तुम्हें देखना, तुम्हें सुनना, तुम्हारी महक को फिर से महसूस करना। क्लोई तुम्हें अपनी बाहों में भींच लेना चाहती थी। लगाम पर जकड़े उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। उसने अपनी तेज धड़कनों को दबाया और न चाहते हुए भी दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसकी आवाज अभी भी शांत थी। ट्रांसपोर्ट ट्रक आने में अभी 1 घंटा और लगेगा। आप चाहें तो रुक सकते हैं मिस्टर हेज। आपकी आंखें चमक उठी और आप मुस्कुरा दिए। शुक्रिया मिस व्हिटमोर। जैसे ही आप एड्रियन के पास से गुजरे आपने उसकी आंखों में एक अजीब सी बात नोटिस की। फिर वही बात है, अगर आप किसी डेट पर हों और अचानक कोई दूसरा लड़का वहाँ आ जाए तो जाहिर है आप चिढ़ ही जाएंगे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद आपने समझाया, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हारी डेट में खलल डालने का नहीं था। क्लोई और मैं एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और हमारे परिवार काफी करीबी थे, लेकिन हम आपस में इतने भी करीब नहीं हैं। वो तो बस इत्तेफाक से उसने मेरा घोड़ा खरीदा है। तुम लोग एंजॉय करो, मैं सिल्वर विंड को दूसरे रिंग में ले जाता हूँ, बाद में इसे वापस छोड़ दूंगा। एड्रियन रुका, फिर तमीज से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा समझा। लेकिन क्लोई अचानक बीच में बोल पड़ी, ये मेरे मंगेतर थे। एड्रियन का चेहरा बदल गया और वो अविश्वास से आपको घूरने लगा। आप तो मुश्किल से 20 साल के भी नहीं लग रहे थे। क्या आप सच में क्लोई के वही मंगेतर हो सकते थे जो सालों पहले मर चुके थे? पूर्व मंगेतर। हमने सगाई तोड़ दी थी। क्लोई आखिर सोच क्या रही थी? अपने नए बॉयफ्रेंड के सामने अपने अतीत का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? क्लोई की पलकें झपकी, लेकिन उसने खुद पर काबू बनाए रखा। ये ऐसी बात नहीं है जिसे हमें छुपाने की जरूरत हो। बहुत से लोग जानते ही हैं, है ना? आपको कुछ तो अजीब लगा, भले ही आप समझ नहीं पाए कि क्या। आपने जबरदस्ती एक मुस्कान चेहरे पर लाई और सिल्वर विंड को आगे ले जाने लगे, लेकिन तभी पास खड़े एक कर्मचारी ने कहा, मिस्टर हेज, बाकी सारे रिंग अभी भरे हुए हैं। गंभीरता से कहूँ तो मेरी किस्मत ही खराब है। आपको और भी ज्यादा अजीब महसूस हुआ। आपने किसी और दिन वापस आने का सोचा, लेकिन क्लोई पहले ही लगाम छोड़ चुकी थी। तुम इस रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो बस सिल्वर विंड को लेने आई थी। वो लाउंज की तरफ बढ़ गई। चेहरे पर वही बेरुखी और अकड़ थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने दांत पीस रही थी। वो ऐसा कैसे कह सकता है कि वो करीब नहीं थे? क्या वो उसके लिए इतनी शर्मिंदगी की वजह थी? उनकी सगाई हुई थी, वो उससे शादी करने ही वाला था, लेकिन पुरानी बातों को याद करते हुए क्लोई ने अपना सिर झुका लिया। आप अब उससे नफरत करते होंगे। अगर एक और गलती हुई तो शायद वो आपको देखने का हक भी खो देगी। लानत है, आप आखिरकार वापस आ गए थे। फिर भी वो आपके पास जाने से डर रही थी। क्लोई ने एक गहरी सांस ली। उसने जल्दी से खुद को संभाला। कोई बात नहीं, वो वापस आ गया है, अब और कुछ मायने नहीं रखता। शांत रहो, उस पर दबाव मत डालो। उसे उन हेज खानदान के बेवकूफों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो आराम से लाउंज के सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें आपसे एक पल के लिए भी नहीं हटी। उसने एड्रियन की आंखों में वो ठंडी चमक नोटिस नहीं की। 1 घंटे बाद ट्रांसपोर्ट ट्रक आ गया। आपने क्लोई और एड्रियन को एक साथ आते देखा। ना चाहते हुए भी आपने सिल्वर विंड को छोड़ दिया। शुक्रिया मिस व्हिटमोर, हम चलते हैं। क्लोई ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और कार में बैठ गई। आप हार्पर की तरफ मुड़े। क्या एवेरी और बाकी सब वापस आ गए? हार्पर ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। एवेरी को अपनी ट्रिप से वापस आ जाना चाहिए और वो ऑफिस में ही होगी। जॉर्डन यूरोप में रेसिंग कर रहा है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राइली भी विदेश में है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो। मैं चाहती थी कि ये एक सरप्राइज हो। हम एवेरी से हैज एंटरप्राइजेज में मिल सकते हैं। शर्त लगा सकती हूँ कि वो मुझसे भी ज्यादा रोएगी। लेकिन आधे रास्ते में ही हार्पर का फोन बजा। कुछ देर बात करने के बाद उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ। उसने फोन काटा और हिचकिचाते हुए आपकी तरफ देखा। इथन, जॉर्डन के साथ कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। क्या तुम अकेले एवेरी से मिलने जा सकते हो? आपने घबरा कर पूछा। जॉर्डन को क्या हुआ? मामूली बात है, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। हार्पर ने बात को टाल दिया, इसलिए आप बाहर निकले और ऑफिस की तरफ बढ़ गए। रिसेप्शनिस्ट ने आपको बताया कि एवेरी अभी भी एक मीटिंग में है। कोई और
रास्ता न होने पर आप लाउंज में इंतजार करने चले गए। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक रूम के पास से गुजरे, आपको एक ताना मारती हुई आवाज सुनाई दी, लिंकन ब्रूक्स, मुझे मत बताना कि तुम्हें नहीं पता कि मिस हेज ने आज रात ब्रेकवाटर होटल बुक किया है, वो भी बीच पर आतिशबाजी के साथ, ताकि वो मिस्टर कोल को प्रपोज कर सकें। तुमने इतना वक्त उनके पैरों में गिरकर गुजार दिया, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें चुनेंगी। अब अमीर लड़की से शादी करने का किसी का सपना टूट चुका है, तो तुम यहाँ से कब खिसक रहे हो? लिंकन ब्रूक्स, ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा था? आपने अंदर झांका। बिजनेस सूट पहने एक शांत स्वभाव का आदमी वाटर कूलर के पास हाथ में कॉफी लिए खड़ा था। कप पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। असिस्टेंट जैसा दिखने वाला एक आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने लिंकन के बैच पर उंगली मारी और मुंह बनाकर बोला, कुछ लोगों को सच में आईने में देखने की जरूरत है। तुम्हें लगता है तुम मिस हेज के लायक हो? लिंकन ने अपनी पीठ सीधी रखी, कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ा। उस आदमी ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। खौलती हुई कॉफी लिंकन के कपड़ों पर गिर गई। उसके हाथ का पिछला हिस्सा एकदम लाल हो गया। आखिरकार लिंकन का सब्र टूट गया और उसने उस आदमी को एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं लायक हूँ या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। और एवेरी हेज आखिर होती कौन है, जैसे मुझे उसकी कोई परवाह है। आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये सच में आपका साला था? उस आदमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिंकन पलटकर जवाब देगा। वो अपना गाल पकड़े सन्न खड़ा रह गया। इस हंगामे से वहाँ भीड़ जमा हो गई। कोई भागते हुए आया, क्या हो रहा है यहाँ? उस आदमी ने तुरंत खुद को संभाला और नाटक करते हुए उलझन जताने लगा। मिस्टर ब्रूक्स, मैंने तो बस इतना कहा था कि मिस हेज प्रपोज करने वाली हैं। आपने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की और मुझे थप्पड़ क्यों मारा? लिंकन ने कोई सफाई नहीं दी। वो बस उस आदमी को घूरता रहा। फिर पुलिस को बुला लो। वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। अपना जला हुआ हाथ पकड़कर वो ब्रेक रूम से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी वो एक लंबे पतले इंसान से टकरा गया। उस औरत ने लिंकन की बिखरी हुई हालत देखी और चिढ़कर त्योरियां चढ़ा ली। अब तुमने क्या कर दिया? आसपास खड़े लोगों ने जल्दी से उसे बताया कि उन्होंने क्या सुना था। शुरुआत करने वाले आदमी ने लिंकन को ऐसे देखा जैसे वो खुद शिकार हो। देखने वाले किसी भी इंसान को यही लगता कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। एवेरी का चेहरा सख्त हो गया। लिंकन ब्रूक्स, क्या ये कंपनी वो जगह है जहाँ तुम अपने सहकर्मियों को धमकाने आते हो? लिंकन ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। शादी के 3 सालों के बाद वो एवेरी के ठंडे और स्वार्थी रवैये से तंग आ चुका था। उसके पास सिर्फ उस युवा एक्टर एड्रियन कोल के लिए ही सब्र था। बाकी समय उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी। सफाई देने का कोई फायदा नहीं था। एवेरी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मिस्टर ब्रूक्स, क्या तुम जानबूझकर मेरी अवज्ञा कर रहे हो? दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। जिस आदमी ने लिंकन को फंसाया था उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसका नाम ट्रेवर पाइक था और वो एड्रियन कोल का फैन था। वो काफी समय से एवेरी और एड्रियन की जोड़ी बनाने में लगा हुआ था। वो लिंकन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उस तथाकथित पालतू कुत्ते को जो हमेशा एवेरी से चिपका रहता था। ट्रेवर काफी समय से उससे नफरत करता था। वो उसे बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। सबसे अच्छा तो ये होता कि लिंकन को नौकरी से निकाल दिया जाता और वो हमेशा के लिए चला जाता। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई, धमकी तो तुमने पहले दी थी, अब विक्टिम कार्ड कैसे खेल सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? लिंकन आपको देखते ही जडीडीडिच हो गया। ये नौजवान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? वो बिल्कुल लिंकन के स्वर्गीय साले जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा होना असंभव था। जब ईथन की मौत हुई थी, एवेरी पूरी तरह टूट चुकी थी। लिंकन उसके साथ खड़ा रहा और उसे संभाला। उसने उसकी कंपनी संभालने में भी मदद की थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ने 1 महीने से ज्यादा समय तक पानी में तलाश की थी। उन्होंने तट के हर कैमरे की जांच की थी। ईथन का जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं था। लिंकन जानता था कि उसकी पत्नी अपने भाई से कितना प्यार करती थी। इसलिए जब एवेरी ने पहली बार एड्रियन के साथ, जो ईथन जैसा दिखता था, एक खास इंसान की तरह बर्ताव किया, तो लिंकन ने खुद को समझाया कि वो बस अपने भाई को याद कर रही है, लेकिन वो हर किसी से ज्यादा एड्रियन को ही चुनती रही। इससे आखिरकार लिंकन को समझ आ गया कि उसकी हैसियत क्या थी। एवेरी ने उसे कभी पति माना ही नहीं, सिर्फ एक आज्ञाकारी जीवन साथी माना। वो बस तब वहाँ मौजूद था जब उसे किसी की जरूरत थी। ट्रेवर ने मुंह बनाया और आपके बीच में बोलने पर कसम खाते हुए बोला, और तुम कौन हो? तुम यहाँ काम नहीं करते, तुम सीधे अंदर चले आए और मुझ पर उसे धमकाने का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारा सबूत कहाँ है? उसने चोटिल होने का नाटक करते हुए आपको ऊपर से नीचे तक देखा। वो पहले ही अंदाजा लगा रहा था कि आप कौन हैं। कोई नया लड़का जो एवेरी का ध्यान खींचना चाहता है, या लिंकन का दोस्त? आप अभी अभी स्कूल से निकले बच्चे जैसे लग रहे थे, शायद ना समझ भी। डरने की कोई बात नहीं थी। उसकी आंखों में हकारत भर गई। मिस हेज, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज ही मुझे कोई गाड़ी उड़ा दे। क्या तुम भी कसम खाओगे? आप हंस पड़े। कितना बचकाना है, कस्में कुछ साबित नहीं करती। मेरे पास असली सबूत है। आपने अपना फोन निकाला और हैरान खड़ी एवेरी की तरफ बढ़े। एवेरी, खुद देख लो, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मैं तुमसे इतने सालों बाद मिल रहा हूँ। तुम इतनी बेरहम कब से हो गई? तुमने सच जाने बिना ही उस पर हमला कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन एवेरी आपके चेहरे को घूर रही थी। उसकी भींची हुई मुट्ठियों पर नसें उभर आई थी। क्या तुमने अभी मुझे एवेरी कहा? तभी आपको याद आया कि हार्पर ने उसे नहीं बताया था। एवेरी के लिए आप 10 साल बाद सीधे मौत के मुंह से वापस लौटे थे। एवेरी, ये मैं हूँ ईथन। मैं आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। एवेरी ने अचानक घृणा से आपको धक्का दे दिया। आपका फोन जमीन पर गिरा और टूटकर बिखर गया। आप लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। लिंकन ने घबराकर आपको थाम लिया। क्या तुम ठीक हो? एवेरी की बर्फीली घुरन देखकर उसने त्योरियां चढ़ाई और आपको अपने पीछे छिपा लिया। मिस हेज, क्या आपको नहीं लगता कि ये सच में ईथन जैसा दिखता है? चुप रहो। एवेरी ने अचानक कॉफी मशीन पर लात मारी। मशीन और कांच के बर्तन नीचे गिरकर टूट गए। हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। वो इतनी गुस्से में लग रही थी कि आप दोनों का गला घोंट दे। तुमसे मेरा एड्रियन के करीब होना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुमने मेरे भाई का रूप
रूप धरने के लिए एक हमशक्ल ढूंढ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंकन ब्रूक्स, कांच के एक टुकड़े से आपके पैर में कट लग गया। एवेरी की आंखों में कातिलाना गुस्सा देखकर आप सन्न रह गए। आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। एवेरी ने आपको नहीं पहचाना। वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। न तो हार्पर और न ही क्लोई ने आप पर शक किया था। एवेरी ऐसा कैसे कर सकती थी? आपने अपने दर्द को दबाया और बोले, एवेरी, मैं सच में ईथन हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। बाहर निकलो। एवेरी ने तुम्हें जमीन पर पटक दिया। फिर वो लिंकन की तरफ घूमी। उसकी आवाज बहुत ठंडी और खौफनाक थी। इसे उठाओ और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अगर ये दोबारा कभी यहाँ अपना मुंह दिखाने आया तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। मैं इसे अपनी मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दूंगी। ईथन सिर्फ एक ही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लिंकन ने रास्ते भर तुम्हें देखते हुए तुम्हारी मदद की थी। तुम बिल्कुल उसके दिवंगत साले की तरह दिखते थे। एक पल के लिए लिंकन को लगा जैसे वो 10 साल पीछे चला गया हो। चिंता मत करो लिंकन, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर गहरा दुख भरा हुआ था। तुम्हें उसे परिवार कहते सुनकर लिंकन को सच में लगा कि तुम ही उसके साले हो। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तुम घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। वापस लौटने के बाद से तुम्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। ये गायब रहे 10 सालों ने तुम्हें पूरी तरह भटका दिया था। अब तुम्हारी बहन ने भी तुम्हें बेदर्दी से बाहर निकाल दिया था। तुम्हें पूरी जिंदगी हमेशा प्यार मिला था। तुम भला ये सब कैसे बर्दाश्त करते? तुम्हारी सिसकियों ने लिंकन को असमंजस में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो हकलाते हुए बोला, ईथन, तुम दुखी मत हो। एवरी बस थोड़ी ज्यादा जिद्दी है। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। उसने धीरे से तुम्हारी पीठ थपथपाई। तुमने लाल आंखों से ऊपर देखा। लिंकन, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी ना। लिंकन कड़वाहट से मुस्कुराया। अब उसे सिर्फ एड्रियन दिखता है। उसे अपने खुद के पति की परवाह नहीं है। फिर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। लेकिन तुम समझ गए। फिर मरे हुए इंसान के जिंदा होकर वापस आने की क्या ही परवाह होगी? तुम खड़े हुए अपना फोन निकाला और हार्पर को कॉल किया। हार्पर, एवरी आज रात प्रपोज कर रही है। हार्पर की आवाज से लगा कि वो उलझन में है। किसको प्रपोज कर रही है? उसकी और लिंकन की शादी तो सालों पहले हो चुकी है। अब ये इतने टाइम बाद कौन सा रोमांस सूझ रहा है? तुमने ताना मारते हुए कहा। वो लिंकन को प्रपोज नहीं कर रही है, कोई दूसरा आदमी है। हार्पर तुरंत समझ गई। ईथन, जल्दबाजी में कुछ मत करना, मैं अभी एवरी को कॉल करती हूँ। हार्पर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तुमने अपने आंसू पोंछे। तुम्हारी आंखें बर्फीली हो गईं। नहीं, मैं उसे लिंकन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने दूंगा। लिंकन वहीं थम गया। उसकी आंखें भावनाओं से भर आईं। इसी बीच हार्पर अस्पताल के गलियारे में खड़ी थी। उसने अपना फोन इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जैसे अभी कुचल देगी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, एवरी हैज, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एवरी ने फोन थोड़ा दूर हटाया और छिड़कर जवाब दिया, मैं बिजी हूँ, सीधे मुद्दे पर आओ। हार्पर ने ताना मारा। अपने उस छोटे से एक्टर के लिए प्रपोजल प्लान करने में बिजी हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी किसे बाहर फेंका है? फिर से वही बात मत शुरू करो। एवरी की आवाज में नफरत झलक रही थी। तुम उस ढोंगी के झांसे में आ गई जिसे लिंकन लेकर आया था। हार्पर ने दीवार पर मुक्का मारा। वो ईथन हेस था, वही असली ईथन जिसे तुम 10 सालों से ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। एवरी की आवाज एकदम बर्फीली हो गई। हमने 6 महीने तक तलाशा था और सिर्फ उसकी कार मिली थी। अगर तुमने दोबारा ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हें हेज बिहेवियरल हेल्थ सेंटर में भर्ती करवा दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एवरी का लहजा अचानक रहस्यमय हो गया। वो कहाँ है? क्यों? उसे फिर से बाहर निकालने के लिए? हार्पर ने ताना मारा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ एवरी, अगर तुमने आज रात उस नकली बंदे को प्रपोज किया तो कल तक पूरे शहर को पता चल जाएगा कि लिंकन तुम्हारा पति है। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें बचा रही हूँ। हार्पर ने अपनी आवाज धीमी की। तुम्हें पता है ना ईथन कैसा है? अगर तुमने सच में लिंकन को छोड़ दिया तो वो तुम्हें कभी अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कॉल अचानक कट गई। डिस्कनेक्ट होने की तीखी टोन पूरे हॉल में गूंज उठी। हार्पर काली स्क्रीन को घूरती रही। उसने अपने चेहरे पर जोर से पानी के छींटे मारे। उसकी प्यारी बड़ी बहन के लिए अच्छा यही होगा कि वो इस बात पर बाद में न पछताए। ब्रेकवाटर के स्काईलाइन बॉलरूम में चांदनी बिखरी हुई थी। जैसे ही एड्रियन भावनाओं से बहने लगा, बॉलरूम के दरवाजे अचानक जोर से खुले। धड़ाम। हर मेहमान शांत हो गया। सबकी नजरें एंट्री गेट पर टिक गईं। एवरी ने त्योरी चढ़ाई और पीछे मुड़कर देखा। जब उसने देखा कि वहाँ कौन है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने लिंकन का हाथ थामा हुआ था और दोनों बड़े हौसले के साथ अंदर आए। मिस हेज, हमने सुना कि आप आज रात प्रपोज कर रही हैं। हम तो जश्न मनाने आए हैं। एवरी का चेहरा बदल गया। तुम लोग अंदर कैसे आए? तुमने ताना मारा और लिंकन को खींचकर स्टेज के बीच में ले आए। तुमने माइक उठाया। सब लोग ध्यान दें, इससे पहले कि मिस हेज प्रपोज करें मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तुम एवरी की तरफ घूमे और एक एक शब्द साफ साफ बोला। मेरी बहन एवरी हेज की शादी 3 साल पहले हुई थी। उसके पति लिंकन ब्रूक्स हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं। पूरे कमरे में हंगामा मच गया। क्या मिस हेज शादीशुदा हैं? तो फिर एड्रियन कौन है? ये तो बहुत बड़ी खबर है। एड्रियन का चेहरा पीला पड़ गया। वो अविश्वास से एवरी को घूरने लगा। एवरी, क्या ये सच है? एवरी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो आगे बढ़ी। उसने लिंकन की कलाई पकड़ी और गुर्राई। लिंकन ब्रूक्स, ये तुम्हारी जलन दिखाने की जगह नहीं है। तुम लिंकन के आगे आ गए और बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। क्यों मिस हेज, जो तुमने किया उसे कबूल करने में डर लग रहा है? गुस्से में अंधी होकर एवरी ने तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। छटाख। थप्पड़ की गुंजायमान आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन थप्पड़ एवरी को पड़ा था। तुमने अपना हाथ नीचे किया और उसे ठंडी नजरों से देखा। ये लिंकन की तरफ से था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मौजूदगी, यहाँ तक कि तुम्हारे थप्पड़ मारने का तरीका भी बिल्कुल उस ईथन से मिलता जुलता था जो उसे याद था। दोनों तस्वीरें धीरे धीरे एक दूसरे में समा गईं। उसके होंठ अविश्वास से कांपने लगे। तुम सच में ईथन हो? तुमने ताना मारा।
तुम्हारा? अब पहचान में आया? एवरी, तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया है। तुमने उस हक्की बक्की खड़ी एवरी को नजरअंदाज किया और लिंकन को बॉलरूम से बाहर ले आए। एवरी ने एड्रियन को पीछे छोड़ दिया और भागकर तुम्हारे पीछे बाहर आई। उसने सावधानी से तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब क्या मिस हेज, सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे फिर से बाहर फंकवाओगी? एवरी बिल्कुल भटकी हुई लग रही थी। मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। ये सब अभी भी एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गए। तुमने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारी आंखें ठंडी थीं। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लिंकन है। लिंकन शांत रहा और उसने एवरी की तरफ देखा तक नहीं। एवरी घबरा गई और अनजाने में ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। लिंकन, वो प्रपोजल नकली था। एड्रियन तो बस थोड़ा बहुत ईथन जैसा दिखता है। आज मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। लिंकन एक कदम पीछे हटा और शांति से बोला, मिस हेज, मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। मेरा वकील कल कॉल करेगा। एवरी का चेहरा बदल गया। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। लिंकन मुस्कुराया। ये तुम्हारी पसंद नहीं है। क्योंकि तुम और मिस्टर कोल एक दूसरे का सच्चा प्यार हो, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम जो भी खेल खेल रही हो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। वाह, लिंकन कितना कूल था। तुम मुड़े और देखा कि एवरी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने पीछे जाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम्हारी नजरें बर्फीली हो गईं। एवरी, अगर तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहन कहूँ तो जाओ और लिंकन को वापस मनाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदगी में कभी अपनी बहन नहीं कहूंगा। अगले दिन एड्रियन ने एवरी को कॉल किया। उसकी आवाज तुरंत रोनी हो गई। एवरी, मैं उन पोस्ट्स का क्या करूं? मेरा करियर तो अभी शुरू ही हुआ था और अब यह सब हो गया। दूसरी तरफ से कागजों के सरसराने की आवाज आई। एवरी की आवाज लगभग ठंडी सुनाई दी। मैं इसे संभाल लूंगी। एड्रियन की आंखों में खुशी की एक चमक आई क्योंकि वो उसे परख रहा था। क्या तुम एक स्टेटमेंट जारी कर सकती हो ये कहते हुए कि तुम्हारा और लिंकन का तलाक बहुत पहले हो चुका है? नहीं। एवरी की आवाज सख्त हो गई। ये सब यहीं खत्म होता है, लेकिन मेरे ब्रांड डील्स? कोई लेकिन नहीं। डेस्क पर पेन पटकने की जोरदार आवाज आई। मैं ट्रेंडिंग पोस्ट हटवा दूंगी। इसके अलावा मुझसे किसी और चीज की उम्मीद मत रखना। उसने बिना एक शब्द और कहे फोन काट दिया। एड्रियन का वो बेचारगी भरा चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह घिनौनी नफरत ने ले ली। वहाँ एड्रियन गुस्से से उबल रहा था और यहाँ तुम विला के सोफे पर आराम से लेटे हुए अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे थे। तुमने देखा कि ट्रेंडिंग पोस्ट्स एक एक करके गायब हो रही थी। तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एवरी अभी भी उस पर थोड़ी नरम थी। तुमने हाथ में पकड़े जूस को थोड़ा घुमाया। वो तो उसके लिए इस पूरी कहानी को ही दबा रही है। हार्पर फलों की प्लेट लेकर आई। उसने आम का एक टुकड़ा निकाला और तुम्हारे मुंह में ठूंस दिया। तुम्हारी कही बातों के बाद वो एड्रियन की मदद करने की हिम्मत नहीं करेगी। आम चबाते हुए तुम बड़बड़ाए, वो सच में एड्रियन की मदद नहीं कर रही होती। मैंने उससे ऐसा करने को कभी मना नहीं किया था। मैंने तो बस ये कहा था। हार्पर मुस्कुराई और उसने तुम्हारा गाल खींचा। हमारा इथन सच में कमाल है। तुमने उसका हाथ झटक दिया। अचानक तुम्हें कुछ याद आया। वैसे हार्पर, क्लोए आजकल क्या कर रही है? हार्पर का चेहरा उतर गया। उसका नाम क्यों ले रहे हो? उस कमीनी ने तुम्हें छोड़ दिया था। वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। तुमने आह भरी और मुंह बनाया। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता। हार्पर ने नाक सिकोड़ी। उसकी वजह चाहे जो भी हो, उसकी पसंद बहुत घटिया है। तुमने कुछ नहीं कहा और स्ट्रॉ से अपनी ड्रिंक खिलाने लगे। तुम्हें मूल कहानी में अपनी चारों बहनों का दर्दनाक अंत याद आ गया। वे सभी क्लोई से जुड़ी हुई थी, जिससे तुम्हारे चेहरे पर शिकन आ गई। सिर्फ क्लोई ही इस उलझन को सुलझा सकती थी। शायद तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए। हार्पर, क्लोई के प्रोडक्शन की शूटिंग कहाँ चल रही है? मुझे सिल्वर विंड देखना है। जाहिर है तुम हार्पर को सच नहीं बता सकते थे। तुम बस क्लोई से टकराने की उम्मीद कर रहे थे। जब भी वे दोनों महिलाएं मिलती थीं, उनमें झड़प हो जाती थी। मैं कुछ दोस्तों से पूछती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, कुछ काम आ गया है। हार्पर ने अभी अभी अपने फोन पर एक मैसेज देखा था। उसने अपना कोट उठाया और चली गई। डिंग, हार्पर का एक मैसेज तुम्हारे फोन पर आया। ये एक लोकेशन पिन थी। तुमने सीधे व्हिटमोर बैकलॉट के लिए कैब ली। हार्पर का दोस्त तुम्हें सीधे पीछे के प्रॉप एरिया में ले गया। जैसे ही तुमने सिल्वर विंड को देखा, तुम्हारी आंखें चमक उठी। तुम आगे बढ़े और धीरे से उस पर हाथ फेरने लगे। कांच की छत से धूप छनकर आ रही थी और उसकी चमकदार बॉडी पर चमक रही थी। अचानक तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम मुड़े। क्लोई तुम्हारे पीछे खड़ी थी। मिस व्हिटमोर, हम फिर मिले। मुझे सिल्वर विंड की याद आ रही थी, इसलिए मैं बिना बताए सीधे आ गई। इसके लिए सॉरी। क्लोई की आंखें झपकी। उसने धीरे से घूंट निगला। जैसे ही बैकलाइट मैनेजर ने बताया कि आप सिल्वर विंड को खाना खिला रहे हैं, उसने तुरंत अपनी 3 मीटिंग्स कैंसिल की और यहाँ भागी चली आई। कोई बात नहीं। तुमने क्लोई के इस रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया और सिल्वर विंड के सिर पर हाथ फेरते रहे। क्या सिल्वर विंड यहाँ सेट हो रहा है? क्या उसने कोई परेशानी खड़ी की? उसकी आवाज बिना चाहे भी नरम पड़ गई थी। वो बहुत सीधा रहा है। मुझे यकीन है कि वह तुमसे मिलकर खुश है। मानो उसकी बात से सहमत होते हुए सिल्वर विंड ने प्यार से तुम्हारी हथेली पर अपना मुंह रगड़ा। सिल्वर विंड ही क्लोई के पास तुमसे खुलकर संपर्क में रहने का इकलौता बहाना था। तुमने पलकें झपकाई। अब तुम उसकी मालिक हो तो उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक कॉफी पिलाऊं? अकेले में बात करने का ये एक दुर्लभ मौका था। क्लोई ने अपनी भावनाएं छिपाने के लिए नजरें नीचे कर लीं, फिर 2 सेकंड बाद सिर हिलाया। ठीक है। एड्रियन अंधेरे में खड़ा था। उसकी उंगलियों के नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। वो क्लोई से उस ट्रेंडिंग खबर को दबाने के लिए कहने आया था, लेकिन उसे बताया गया कि वो पीछे प्रोप एरिया में गई है। वो उसके पीछे पीछे आया और उसने यह सब देखा। क्लोई जिस तरह से ईथन को देख रही थी, वो इतनी गर्माहट से भरा था कि बर्फ भी पिघल जाए। एड्रियन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, उसने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा था। तो ये बात है। एड्रियन के चेहरे पर एक कुटिल
मुस्कान आई। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। क्लोए व्हिटमोर, तुम ईथन हेड से प्यार करती हो। चलो अलग अलग चलते हैं। इस जगह पर पेपराजी भरे पड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि अफवाहों की वजह से तुम्हारी साख खराब हो। इस बात पर क्लोई की आंखें कुछ पल के लिए फीकी पड़ी, पर सिर्फ एक लम्हे के लिए। ठीक है, मैं लोकेशन भेज दूंगी। क्या तुम्हारा वही वीचैट नंबर है? तुम्हारे यहाँ कहने के बाद क्लोई वहाँ से चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि एड्रियन ने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और वो चुपके से उसकी कार का पीछा कर रहा है। तुम कैफे के बाहर खड़े होकर हल्के से अपना फोन टैप कर रहे थे। क्लोई की भेजी लोकेशन जूनिपर हाउस की थी। शहर से बाहर एक शांत और एकांत कैफे। ये एक प्राइवेट बातचीत के लिए एकदम सही और शांत जगह थी। तुमने दरवाजा खोला और हवा से विंड चाइम बज उठा। फिर तुम वहीं ठिठक गए। क्लोई खिड़की के पास बैठी थी और एड्रियन उसके सामने था। एड्रियन उसकी तरफ थोड़ा झुका हुआ था, मानो बहुत करीब होकर कोई पर्सनल बात कह रहा हो। क्लोई ने उसे पीछे नहीं धकेला, यहाँ तक कि उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, जैसे बहुत ध्यान से सुन रही हो। वे दोनों साथ में क्या कर रहे थे? तुमने अनजाने में ही कदम पीछे खींचे और जाने के लिए मुड़े, लेकिन एड्रियन को शायद कुछ एहसास हो गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और तुम्हारी आंखें मिल गईं। एड्रियन ने तुम्हें एक जीत भरी मुस्कान दी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ क्लोई के हाथ पर रख दिया। क्लोई एकदम जमसी गई, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। तुम्हारा दिल दर्द से भींच गया। तुम मुड़े और क्लोई को सफाई देने का मौका दिए बिना वहाँ से निकल गए। क्लोई तुम्हारे पीछे भागी। जैसे ही तुमने उसे देखा, तुमने किसी और की रोकी हुई टैक्सियों में से एक टैक्सी पकड़ी, उसमें कूद कर बैठे और टैक्सी तेजी से आगे बढ़ गई। तुमने बाहर खड़े उस गुस्से से चिल्लाते पैसेंजर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उस घटना के बाद क्लोई तुम्हें रोज सिल्वरविंड के वीडियो भेजने लगी। वो हर सुबह खुद सिल्वरविंड की देखभाल करते हुए वीडियो शूट करती थी। वे वीडियो तुम्हारी रोज की वेकअप कॉल बन गए थे। तीसरे दिन तुमने ध्यान दिया कि सिल्वरविंड का खाना बदल गया था। तुमने वीडियो पॉज किया और झूम किया। ऊपरी बाएं कोने में एक चमक दिखाई दी। वो बिल्कुल किसी कैमरा लेंस जैसी लग रही थी। तुमने वीडियो फिर से चालू किया। फ्रेम के एक कोने में फ्लोरल शर्ट और क्रॉस बॉडी बैग पहने एक लड़की खड़ी थी। उसने खाने में कुछ छिड़का था। तुम्हें एक बहुत बुरी आशंका हुई। तुम तुरंत तैयार हुए और बाहर भागे। तुमने फैमिली ड्राइवर को लिया और रेडवुड इक्वेस्ट्रियन सेंटर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगे, लेकिन जब तुम पहुंचे तो सिल्वरविंड के मुंह से झाग निकल रहा था। हेल, क्लोई सिल्वरविंड को बहुत मानती थी। उसने उसकी देखभाल के लिए एक खास केयरटेकर और डॉक्टर रखा हुआ था। तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्होंने अपने औजार छोड़े और दौड़ कर आए। मैसन ने एक नजर देखा और कहा, ये खाना तो बाकी घोड़ों का है, ये यहाँ किसने रखा? एलिक्स ने सिल्वरविंड का सिर पकड़ा और उसकी जांच की। फिर एलिक्स ने उसे उल्टी कराने के लिए जल्दी से साबुन का पानी मिलाया। अच्छा हुआ हमने वक्त रहते देख लिया। उसने ज्यादा नहीं खाया है। एक बार सब बाहर निकल जाए तो ये ठीक हो जाएगा। मैं इसके पेट के लिए कुछ दवा लिख देता हूँ। इसे थोड़ा हल्का चारा दो, ये ठीक हो जाएगा। तुमने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा। तुमने सिल्वरविंड को सहलाया और खुद को शांत रहकर सोचने पर मजबूर किया। किसी ने केयरटेकर और डॉक्टर के जाने का इंतजार किया और फिर सिल्वरविंड के नाद में दूसरा खाना डाल दिया। उन्होंने उसमें जानवरों की दवा भी मिलाई थी। वह कुत्तों और बिल्लियों के पेट के कीड़े मारने वाला पाउडर था, जो जुगाली करने वाले जानवरों के लिए खतरनाक होता है। तुमने मैसन से सिल्वरविंड पर कड़ी नजर रखने को कहा। फिर तुमने इक्वेस्ट्रियन सेंटर में छानबीन शुरू की। वीकेंड होने की वजह से वहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी तुम्हें वो फ्लोरल शर्ट वाली लड़की नहीं मिली। उसने कपड़े बदल लिए थे, लेकिन अपना बैग बदलना भूल गई थी। ये उसकी लापरवाही थी। तुम्हारी नजर एक लड़की पर पड़ी जो हाथ में फोन लिए पास्चर के बाड़े का वीडियो बना रही थी। उसका क्रॉस बॉडी बैग बिल्कुल वैसा ही था जैसा वीडियो में दिखा था। उस पर बटन लगे थे और एड्रियन कोल का फोटो कार्ड होल्डर लटका था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वहाँ मौजूद सभी घोड़ों में से एड्रियन की एक फैन ने सिल्वरविंड को ही निशाना बनाया था। ये साफ था कि ये सब करने का हुक्म किसने दिया था। तुम चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसा कि अंदेशा था, कायला वापस सिल्वरविंड के पास गई। उसने उसे देखा और सब कुछ रिकॉर्ड किया। जब उसने देखा कि सिल्वरविंड ठीक है तो उसने अपने होंठ चबाए। वो इस बात से परेशान दिख रही थी कि उसका प्लान फेल हो गया। तुमने अचानक कायला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ओह सॉरी, मेरे हाथ से तुम्हारा फोन गिर गया, रुको मैं उठा देता हूँ। तुमने झपट कर पहले उसका फोन उठाया। जैसा कि सोचा था, वो एड्रियन के इनर सर्कल ग्रुप में पोस्ट कर रही थी और वीडियो अपलोड कर रही थी। ये पक्का एड्रियन का मेन फैन ग्रुप था। तुमने कायला को अपने शरीर से ब्लॉक किया और सबूत के तौर पर उसकी स्क्रीन का जल्दी से वीडियो बना लिया। कायला का चेहरा पीला पड़ गया और उसने झपट कर अपना फोन वापस छीन लिया। वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग खड़ी हुई। तुम तुरंत शूटिंग सेट पर पहुंचे। तुमने एड्रियन का बहुत बड़ा फैन होने का नाटक किया और फोटो खिंचवाने की जिद की। शूटिंग के दौरान मिस्टर कोल को हीट स्ट्रोक लग गया है। आप अभी किसी से नहीं मिल सकते। सर, अगर आप सच में उनके फैन हैं तो आपको मिस्टर कोल की हालत का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें एड्रियन कॉस्ट्यूम में दिखा, जिसे उसके असिस्टेंट सहारा देकर उसके ट्रेलर की तरफ ले जा रहे थे। उसने तुम्हें देखा, लेकिन फिर भी मिलने से मना कर दिया। एड्रियन कसूरवार था और जानबूझकर तुमसे छुप रहा था। मुझे उससे क्लोई व्हिटमोर के बारे में कुछ जरूरी बात कहनी है। बेहतर होगा तुम उससे पूछ लो कि क्या वह यह सुनना चाहता है। टेलर पूछने गया और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वापस आया। मिस्टर कोल को डॉक्टर का इंतजार करना है। ये लीजिए आपके लिए उनका ऑटोग्राफ। अब मेहरबानी करके यहाँ से जाइए। वे तुम्हें एड्रियन की साइंड फोटो देकर बाहर निकालने ही वाले थे। ये मेरा गेस्ट है, तुम लोग जा सकते हो। मैं इसे बाहर छोड़ आता हूँ। क्लोई तुम्हारे पीछे खड़ी थी। चलो चलते हैं। तुमने आसपास देखा। तुम सेट पर पहले ही काफी
काफी तमाशा खड़ा कर चुके थे और लोग देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। तुम ना चाहते हुए भी क्लोई के पीछे चल दिए। क्लोई तुम्हें मेकअप रूम में ले गई। कमरे को खाली देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। तुम उसके साथ अकेले रह गए। असहज महसूस करते हुए तुमने जल्दी से अपने फोन में सबूत निकाले। तुमने अपने फोन पर क्लोई को एक एक सबूत दिखाया। फिर तुमने क्लोई को घूरते हुए कहा, अपने आदमी को कंट्रोल में रखो, सिल्वरविंड बेकसूर है। तुमने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वो बाहर से अचानक खुला। अगले सीन की तैयारी के लिए कई एक्टर्स अंदर आए। अचानक हुए इस वाकये से तुम संभल नहीं पाए और पीछे की तरफ गिरने लगे। क्लोई ने लपक कर तुम्हें अपनी बाहों में थाम लिया। एक्टर्स ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी मिस व्हिटमोर, हमें अंदाजा नहीं था, तुम्हारा दिमाग सुन्न हो गया। बहुत बढ़िया, अब ये लोग गलत मतलब निकालेंगे। दरवाजे पर हुए उस छोटे से पल को भीड़ में छिपे एक कैमरे ने कैप्चर कर लिया था। क्लोई ने दरवाजा बंद किया और तुम तुरंत उससे दूर हट गए। तुम अभी भी बाहर निकलने का कोई बहाना सोच ही रहे थे कि अचानक तुम्हारा फोन बज उठा। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं, तुमने जवाब दिया। दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर निकल गए। तुम्हें जाते देखकर क्लोई बेबसी से मुस्कुराई, बिल्कुल 10 साल पहले की तरह। तुम जरा भी नहीं बदले। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या ये सब सच में हो रहा था? क्लोई ख्यालों में खोई थी। तभी नोआ की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। मिस व्हिटमोर, आपकी इंटरनेशनल वीडियो कॉल शुरू होने वाली है। क्लोई की नजरें सख्त हो गईं। ठीक है। उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। सेट से बाहर भागने के बाद तुमने एक लंबी सांस ली। तुमने वह स्पैम कॉल काटा जो तुमने अभी अभी उठाया था और राहत की सांस छोड़ी। तुम सड़क किनारे रुक गए। तुम्हारा चेहरा गर्म लग रहा था, ना जाने क्यों। तुम्हारा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे क्या हो गया है? तुम खुद से सवाल किए बिना नहीं रह सके। वो तुमसे बहुत पहले प्यार करना छोड़ चुकी है, तो फिर उसकी वजह से तुम्हारी धड़कनें क्यों तेज हो रही हैं? उसका खूबसूरत चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने घूम गया। उसकी चमकती आंखें मानो धीरे से कुछ कह रही थी। एक सेकंड और रुकते तो शायद तुम्हारे होंठ उसके होंठों से मिल जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने अपना सिर झटका ताकि दिमाग साफ हो सके। तभी एक अचानक आई कॉल ने तुम्हें होश में लाया। इथन, क्या तुम बिजी हो? राइली अपना आपा खो चुकी है। पीछे से रोने की आवाजों के बीच हार्पर की घबराई हुई आवाज आई। इससे पहले कि तुम कोई जवाब दे पाते, फोन पर कांच टूटने की आवाज आई। फिर हार्पर का फोन जमीन पर गिर गया। सिर्फ तुम्हारी आवाज फोन से आ रही थी। हेलो हार्पर, क्या हो रहा है? वो इथन नहीं है, वो झूठा है। एक चीख के बाद कॉल कट गई। तुम उलझन में पड़े अपने फोन को घूरते रह गए। तुमने तुरंत एक टैक्सी रोकी। दूसरी तरफ हैज हवेली में झूठा, वो एक नंबर का झूठा है। इथन उस एक्सीडेंट में मर चुका है। उसने तुम सबको बेवकूफ बनाया। राइली ने टूटे हुए फोन पर गुस्से में पैर पटका। वो बार बार वही शब्द दोहराए जा रही थी। हार्पर सोफे पर बैठी थी। शायद उसे इस सब की आदत हो चुकी थी। उसने बस हाउसकीपर को इशारा किया, दूसरा फोन खरीद लाओ। असंभव, वो इथन नहीं है, वो है ही नहीं। वो पूरी तरह से एक धोखेबाज है। राइली को देखते हुए हार्पर ने बेबसी में एक ठंडी सांस भरी। जैसे ही हार्पर खड़ी हुई, डॉक्टर आखिरकार भागते हुए अंदर आए। हार्पर ने एक सिगरेट और लाइटर निकाला, फिर बाहर निकल गई। राइली की हालत सालों से और बिगड़ती ही गई थी। एवरी राइली को संभालना नहीं चाहती थी और जॉर्डन अपने ही किस्म की सन की थी। मेरे बिना तो ये परिवार बिखर ही जाता। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि तुम भागते हुए वहाँ पहुँचे। हार्पर, राइली को क्या हुआ है? तुमने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। तुम्हारी आवाज चिंता से कांप रही थी। हार्पर ने तुम्हें रोका। इथन, पहले मुझे बात समझाने दो। जब राइली को ऐसा दौरा पड़ता है तो वो किसी एक ही बात पर अटक जाती है। वो हिंसक भी हो सकती है। बस मेरे पीछे ही रहना। राइली ऐसी कब से हो गई? तुम्हें अब भी राइली वही बहन याद थी जिसे गेमिंग बेहद पसंद थी। वो इस हाल में कैसे पहुंच गई? हार्पर तुम्हें कमरे की तरफ ले गई। जूलियन किसी तरह राइली को शांत करने में कामयाब रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, तुमने अंदर झांका। तुमने राइली की तरफ देखा। झूठे! राइली ने मेज पर रखा एक सजावटी सामान उठाया और दरवाजे की तरफ दे मारा। हार्पर ने तुम्हें बचाते हुए खुद को आगे किया और तुम दोनों एक तरफ हो गए। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। राइली को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठा हूँ? तुम उलझन में पड़ गए। उसने कहीं कोई वीडियो देख लिया था। उसके बाद वो आपा खो बैठी और तुम्हें धोखेबाज कहने लगी। वो मेरी बात सुनेगी ही नहीं। एवरी भी उसे समझा नहीं पाई। हार्पर ने बेबसी में अपना माथा सहलाया। वो हताशा से भर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राइली को कैसे संभाला जाए। जूलियन चुपचाप कमरे से बाहर आया, अब भी गहराई से चिंतित। उसने एक फोन आगे बढ़ाया। उस पर एक वीडियो चल रहा था। ये तुम्हारा और क्लोई का वही गुमराह करने वाला वीडियो था। उसमें क्लोई ने तुम्हें अपनी बाहों में भर रखा था। जब दरवाजा खुला तो तुम अनजाने में ही पीछे हट गए थे। क्लोई भी अपने आप तुम्हारे आगे आ खड़ी हुई थी। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे किसी गुप्त प्रेम संबंध का खुलासा हो गया हो। तुम्हारे कान गर्म हो गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसी वीडियो ने राइली की हालत बिगाड़ी थी। जूलियन ने तुम्हारी तरफ चिंता से देखते हुए कहा, सर, ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन एड्रियन कोल के आने से ही वो पहले से काफी परेशान हो गई थी। ये उनके लिए एक भावात्मक आघात बन गया। अब कोई भी ऐसी मिलती जुलती बात उन्हें भड़का सकती है। राइली पागल नहीं है, बस उन्हें किसी बात से गहरा धक्का लगा है। किसी अनजान नंबर से उन्हें मैसेज भी आए थे। उन मैसेज में ये जताया गया था कि आप एक बहुरूपीय हैं। जूलियन ने फोन तुम्हारे हाथ में थमा दिया। राइली ने अभी अभी यह फोन उसे दिया था। चैट में सीधे और खड़े शब्द भरे पड़े थे। वे राइली के दिमाग में किसी श्राप की तरह चुभ रहे थे। मैसेज बार बार आते रहे जब तक कि राइली का कमजोर मन पूरी तरह से टूट नहीं गया। इस सब के पीछे कौन था? एक जोर के धमाके के साथ दरवाजा खुला। राइली की लाल सुर्ख आंखें तुम पर टिक गईं। उसकी गर्दन की नसें उभर आई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राइली तुम्हारी तरफ झपटी। उसके हाथ तुम्हारी गर्दन पर कस गए। उस ताकत से तुम लड़खड़ाते हुए पीछे गिरे। उसने तुम्हें दीवार से सटा दिया। तुम्हारे सुन पड़ते हाथ बेबसी से राइली की बाहों को हटाने की
कोशिश करने लगे। तुम फुसफुसाए, रायली मैं हूँ। हार्पर तुरंत आगे भागी। उसने और जूलियन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रायली को तुमसे अलग किया। तुम जमीन पर गिर पड़े, खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगे। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम हैरानी और सदमे से उस भड़की हुई औरत को घूरते रहे। नहीं, ये वो रायली नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। हार्पर ने रायली को अंदर बंद कर दिया और जल्दी से बाहर आई। ईथन, तुम ठीक तो हो? तुमने अपनी सांस संभाली और खांसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर लाल निशान छप चुके थे। हल्का सा छूने पर भी दर्द हो रहा था। हार्पर, क्या रायली अक्सर ऐसा करती है? हार्पर ने ना में सिर हिलाया और मेज का सहारा लेकर खुद को संभाला। नहीं, सिर्फ तब जब कोई तुम्हारा जिक्र करता है। ये सुनकर तुमने आंखें झुका ली और सोच में पड़ गए। फिर तुम खड़े हुए और सीधे रायली के कमरे की तरफ बढ़े। तुम क्या कर रहे हो? हार्पर आगे बढ़ी और उसने तुम्हारी कलाई पकड़ ली। सिर्फ मैं ही हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। मुझे कोशिश करने दो हार्पर। तुमने उसे एक पक्के इरादे से देखा। तुमने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और थपथपाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचपन में किया करते थे। ये तुम्हारा सीक्रेट कोड था। उस थपथपाहट का मतलब था, मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा। हार्पर हक्की बक्की सी देखती रह गई। उसका गला भर आया। बिना एक शब्द कहे वो तुम्हें जूलियन के पास ले गई। आपका सहयोग बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको अपने बचपन की कोई भी बात याद हो तो मिस रायली हेस को उसके बारे में बताइए। जूलियन ने सिर हिलाया। सुरक्षा के लिए कृपया पहले ये मास्क पहन लीजिए। उसने तुम्हें एक मास्क थमा दिया। तुमने मास्क पहना और चुपचाप अंदर चले गए। रायली एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। दवा के असर से थोड़ी शांत थी, लेकिन उसका शरीर अब भी घबराहट से कांप रहा था। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसकी आंखें कसकर बंद थी, फिर भी वो कांप रही थी। वो फुसफुसाई। उसके ठंडे हाथ पर कुछ गर्म महसूस हुआ। रायली ने धीरे से आंखें उठाकर तुम्हारी सच्ची और नम आंखों में देखा। रायली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन गेम बनाओगी और मैं तुम्हारा पहला प्लेयर बनूंगा। उसके छोटे भाई की वही जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वह आवाज जो उसने 10 साल पहले खो दी थी, आज वापस आ गई थी। रायली भावुक हो गई। डैड को तुम्हारा गेम खेलना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे प्यार था। याद है वो कंप्यूटर जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने कहा था कि तुम उसे हमेशा संभाल कर रखोगी। तुम्हारी शांत आवाज ने रायली के जख्मी दिल को मर्म दिया। उसकी दिल की धड़कन संभलने लगी और उसकी गालों से एक आंसू ढुलक कर बह निकला। तुमने धीरे से मास्क हटा दिया। रायली, ईथन वापस आ गया है। रायली खड़ी हुई और उसने तुम्हारे चेहरे को छुआ। जब उसे यकीन हो गया कि तुम सच में सामने हो तो उसने तुम्हें अपनी बाहों में भींच लिया। हाँ, ये सच है, ईथन वापस आ गया है। रायली को शांत होते देख हार्पर और जूलियन ने राहत की सांस ली। जल्द ही तुम्हारे समझाने पर रायली ने उन मैसेज के बारे में सब कुछ बता दिया। वे मैसेज एड्रियन कोल ने भेजे थे। रायली की नजरें एकदम स्थिर थीं। हार्पर जानती थी कि होश में होने पर रायली कैसी होती है, इसलिए उसे यकीन हो गया कि रायली सच कह रही है। तुम्हारी नजरें सख्त हो गईं। फिर से एड्रियन, तुम सोच ही रहे थे कि एक टेक्स्ट मैसेज ने तुम्हारा ध्यान भटकाया। मिस हेस, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं एड्रियन कोल बोल रहा हूँ। खुद आगे बढ़कर संपर्क करने की उसकी ये हिम्मत। तुमने जवाब दिया, पता भेजो 30 मिनट में कैफे में। मिस्टर हेस, ये हमारी दूसरी मुलाकात है ना? एड्रियन ने ढिठाई से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होठों पर एक हल्की चुनौती देती मुस्कान आ गई। वो ऐसे जता रहा था जैसे ये जगह उसी की हो। तुमने कॉफी पर नजर डाली, फिर एड्रियन को देखा। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एड्रियन ने अपनी कॉफी की चुस्की ली, मुस्कुराया और अपनी बाहें मोड़ ली। मिस्टर हेस, मैं जानता हूँ कि आपकी वापसी ने आपको सबका चहेता बना दिया है, लेकिन सेट का माहौल खराब करना काफी बदतमीजी भरा था, आपको नहीं लगता? उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए एक चुभती हुई मुस्कान के साथ पूछा। क्या शूटिंग रुक गई है? तुमने अपनी एक भौं उठाई। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें इस वक्त शूटिंग पर होना चाहिए था। क्या इस तरह छिपकर बाहर आने से शूटिंग में देरी नहीं होगी? एड्रियन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। मैं तो बस अपने घोड़े को देखने गया था। अच्छा, सही है। तुम्हारे अचानक बदले रुख से एड्रियन थोड़ा तनाव में आ गया। मेरा घोड़ा बीमार पड़ गया। फुटेज से पता चलता है कि किसी ने उसे जहर दिया है और वो इंसान आपसे जुड़ा हुआ लगता है। मिस्टर कोल, तुमने देखा कि एड्रियन के चेहरे पर पल भर के लिए घबराहट दौड़ गई। मिस्टर हेस, बिना सबूत के इल्जाम मत लगाइए। वो अब भी मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन इस खबर से उसकी घबराहट ने साबित कर दिया था कि वो इसमें शामिल था। अचानक उस शांत कैफे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या वो वही युवा रेसर है? हाँ, वो जॉर्डन हेस है, एक मशहूर रेसर। वो बेहद खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि उसकी जैसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उम्मीद है वो ठीक होगी। जॉर्डन हेस, वह जाना पहचाना नाम तुम्हें जोर से लगा। तुम तनाव में आ गए और तुमने तुरंत अपना फोन निकाला। एक ब्रेकिंग न्यूज की खबर चमकी। रेसर जॉर्डन हेस भीषण एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल। उस खौफनाक हेडलाइन को देखकर तुम्हारा चेहरा उतर गया। तुम्हें अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि एड्रियन क्या चाहता है। तुम बिना पीछे मुड़े कैफे से बाहर निकल गए। सेंट कैथरीन मेडिकल सेंटर में हार्पर बेहद चिंतित दिख रही थी। बहुत कुछ घट चुका था। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। जॉर्डन कैसी है? तुम भागते हुए उसके पास पहुंचे। हार्पर ने आह भरी। उसने बेबसी से ट्रॉमा रूम की तरफ इशारा किया। वह शायद बच जाएगी। तभी दरवाजे खुले। नर्सें जॉर्डन को व्हीलचेयर स्लैश स्ट्रेचर पर बाहर ले आईं और तुम तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे। ईथन, जॉर्डन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने प्लास्टर चढ़े हाथ को हिलाया। उसने तुमसे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में तुम ही हो? मुझे लगा हार्पर झूठ बोल रही थी। तुम्हारी आंखों में अब भी आंसू अटके हुए थे, लेकिन जॉर्डन को इस तरह बेफिक्र देखकर तुमने हताशा में उसकी स्ट्रेचर पर हाथ दे मारा। ऐसी खतरनाक चीज करती ही क्यों हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं तुम्हारी सारी गाड़ियां छीन रहा हूँ। देखता हूँ उनके बिना तुम कैसे रेस लगाती हो। तुम्हारी इस फिक्रमंद डांट ने तुम्हें एक गुस्से वाले छोटे
छोटे जानवर जैसा बना दिया था। जॉर्डन प्यार से मुस्कुराई, उसने अपने भाई के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मैं अब रेस नहीं लगाऊंगी, मैं संन्यास ले रही हूँ। सच में? तुमने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। जॉर्डन ने सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टर की वजह से हिल नहीं पाई। उसने अपनी अकेली हिलने लायक उंगली को कसम की तरह उठाया। मैं अभी के अभी अपना बयान पोस्ट कर देती हूँ। जॉर्डन को उसके कमरे में ले जाने के बाद हार्पर ने आखिरकार राहत की सांस ली। तभी एवरी का फोन आया। जॉर्डन कैसी है? हार्पर ने जॉर्डन पर एक चिड़ी हुई नजर डाली। उसने बेड पर मुस्कुराती हुई जॉर्डन को देखा और कहा, मरी नहीं है क्या? राइली की हालत काबू में है? एवरी ने ऐसे पूछा जैसे किसी लिस्ट पर सही का निशान लगा रही हो। हार्पर का सब्र जवाब दे गया, दोनों जिंदा हैं। फिर उसने फोन काट दिया, कम से कम इस एक बार के लिए। हार्पर एक हाउसवाइफ की तकलीफ अच्छी तरह समझती थी। एवरी एकदम नाममात्र का पति था, जो सारे किए धरे का रायता समेटने के लिए हार्पर को अकेले छोड़ देता था। एक बहन पागल हो चुकी थी तो दूसरी मरने पर तुली थी। क्या कमाल का परिवार था। हार्पर ने दरवाजा खोला और देखा कि बिस्तर के पास एक फोन लगा हुआ था। जॉर्डन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे सभी फैंस, मुझे माफ करना कि मैं आपसे इस तरह बात कर रही हूँ। आप लोगों ने खबर तो देख ही ली होगी। एक्सीडेंट काफी गंभीर था, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं अभी मर नहीं रही हूँ। फिर भी इस हादसे ने मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। मैं अभी रेसिंग जारी रखने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए मैं फिलहाल इससे दूरी बना रही हूँ। हार्पर की आंखें फटी की फटी रह गईं। भगवान का शुक्र है, आखिरकार कोई तो समझदार बन रहा है। और हाँ, मैंने कहा कि यह फैसला अस्थायी है। आगे का मेरा क्या प्लान है ये अभी तय नहीं है। आप सबकी चिंता के लिए शुक्रिया। सब अपना ख्याल रखना। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद हार्पर बैठ गई। उसने ताजे कटे हुए फलों का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और मजे लेते हुए बोली, तू सच में रेसिंग छोड़ रही है? ईथन से झूठ तो नहीं बोल रही ना? जॉर्डन ने अपनी इकलौती हिलने डुलने वाली उंगली से वीडियो पोस्ट कर दिया। फिर उसने हार्पर को खिंचाने के लिए घूर कर देखा। हार्पर, क्या अभी ताना मारना बहुत जरूरी है? क्या मैंने कभी ईथन से किया कोई वादा तोड़ा है? मैंने कहा ना कि मैं रिटायर हो रही हूँ, तो बस हो रही हूँ। जॉर्डन ने हार्पर को घूरा और मुंह बना लिया। वो वीडियो देखते ही देखते ऑनलाइन नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। पूरे इंटरनेट पर टहलका मच गया। गंभीरता से, वो इतनी जल्दी रिटायर हो रही है? तुम देश की इकलौती ऐसी रेसर हो जो इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम जीत सकती हो। तुम सच में पीछे हट रही हो? कितने शर्म की बात है। मैं अभी अभी उसका फैन बना था और अब वो रिटायर हो रही है। मेरी भावनाओं का क्या? जॉर्डन ने अपना फोन बंद कर दिया और इंटरनेट पर मचे इस बवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी तुमने कमरे में कदम रखा। बात तो सही है। जॉर्डन का वीडियो देखकर आखिरकार तुमने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। जॉर्डन ने अपने भाई को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसकी नजर राइली पर गई। अरे 10 साल हो गए हैं, ये ईथन अभी भी वैसा का वैसा कैसे दिखता है? जरा हार्पर को देखो, उसकी झुर्रियों के बीच तो मक्खी भी पिस जाए। जॉर्डन की जीभ हमेशा से ही बहुत तेज चलती थी। अब जबकि उसका सिर्फ मुंह और एक उंगली ही हिल सकती थी, तब भी वो बाज नहीं आ रही थी। भाड़ में जा। लेकिन ईथन, तुम 10 साल से कहाँ थे? हमसे मिलने क्यों नहीं आए? हम सब कितने परेशान थे। आखिरकार उसने कोई काम की बात कही थी, लेकिन तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तुम क्रैश हो गए और सीधे 10 साल आगे भविष्य में कूद गए। अगर तुम ऐसा कहते तो राइली तुम्हें भी अपने थेरेपिस्ट के पास भेज देती। बहुत लंबी कहानी है, बाद में सब बताऊंगा। तुमने बात को टालते हुए कहा। अचानक एक फोन बजा। जॉर्डन ने चिढ़कर जीभ थपथपाई, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आ रही आवाज और भी ज्यादा चिढ़ी हुई लग रही थी। जॉर्डन हेज, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैंने सिर्फ तुम्हें हराने के लिए अगली इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज में हिस्सा लिया था और अब तुम कह रही हो कि तुम रिटायर हो रही हो? क्या बकवास है। क्या मेरा रिटायर होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? अब आखिरकार वो हमेशा सेकंड आने वाली बंदी जीत सकती है। मैडिसन रीड आखिरकार लीडर बोर्ड में टॉप पर आ जाएगी। क्या तुम हमेशा से यही नहीं चाहती थी? जॉर्डन की आवाज में बेपरवाही और साफ साफ मजाक उड़ाने का भाव था। मैडिसन रीड दुनिया की सबसे मशहूर सेकंड रनर अप। जॉर्डन जब भी रेस लगाती, मैडिसन सिर्फ उसकी छाया बनकर रह जाती। बदकिस्मती से जॉर्डन हर रेस में हिस्सा लेती थी, इसलिए मैडिसन कभी पहले नंबर पर आ ही नहीं पाई। अभी के अभी वो वीडियो डिलीट करो। मेरी तुम्हारे साथ रेस अभी खत्म नहीं हुई है। मैडिसन को किसी बहाने से फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीधे रूखे अंदाज में हुक्म दिया। जॉर्डन ने तुम्हारी तरफ देखा। मैंने कह दिया कि मैं रिटायर हो रही हूँ, मतलब हो रही हूँ। अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। मेरे भाई वापस आ गए हैं, अब मेरा सारा वक्त उन्हीं का है। जॉर्डन ने फोन काट दिया। मैडिसन दूसरी तरफ गुस्से से जल भुन कर रह गई। हेलो जॉर्डन। जब उसने दोबारा कॉल किया तो फोन बंद आ रहा था। मैडिसन ने गुस्से में फोन को कस कर भींच लिया और गालियां देने लगी। उसके साथ के खिलाड़ी खामोश खड़े एक दूसरे को देखने लगे। आखिर यह जॉर्डन का भाई था कौन? वो इस रेसिंग की दीवानी लड़की को रिटायर होने पर कैसे मजबूर कर सकता था? मैडिसन ने खुद को संभाला और ऊपर देखा। किसी ने पहले ही उसके बारे में सर्च कर लिया था। उसने तुरंत मैडिसन को फोन थमा दिया। आइथन हेज, क्लोइव व्हिटमोर का पूर्व मंगेतर। वो क्लोइव व्हिटमोर की मंगनी की खबर थी। वही बेरहम लेकिन अंदर से बेहद जुनूनी औरत और रेसिंग की एक जीनियस सिर्फ उसके लिए रिटायर हो गई थी। मैडिसन के मन में उत्सुकता जग गई। आखिर ये ईथन हेज है कौन? इसी बीच सेंट कैथरीन मेडिकल सेंटर में। जॉर्डन, तुम यहीं रुकोगी और आराम करोगी। रेसिंग को भूल जाओ, मैं रोज तुम्हें देखने आऊंगा। तुम्हारी नजरों में एक सख्त चेतावनी थी, लेकिन जॉर्डन को यह बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी होगी। राइली ने अपना माथा सहलाया और तुम्हारी तरफ अपनी कार की चाबियां फेंक दी। फिलहाल मेरी गाड़ी चलाओ। तुम्हें जो पसंद
पसंद आए चुन लो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। मैक्लेरेन की चाबी देखकर तुम्हारी एक भौं तन गई। मैं ये मैक्लेरेन ले लेता हूँ। राइली लाचार होकर मुस्कुराई। मुझे पता था तुम्हें यही पसंद आएगी। ठीक है, ये तुम्हारी हुई। वहाँ दोपहर बिताने के बाद तुम घर के लिए निकल पड़े। तुमने सालों से गाड़ी नहीं चलाई थी, इसलिए जैसे ही तुमने एक्सीलेटर पर पैर दबाया, अचानक हुई तेज रफ्तार ने तुम्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। धड़ाम, तुमने सामने वाली गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। अरे, तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है? पार्किंग गैरेज में एक चिल्लाने की आवाज गूंजी। आगे वाली कार से एक औरत बाहर निकली। तुमने अपना माथा पीट लिया। तुमने राइली को कॉल करने के लिए अपना फोन पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि तुम उसका नंबर ढूंढ पाते, तुम्हारे शीशे पर तेजी से ठक ठक की आवाज हुई। आवाज बहुत तीखी और उतावली थी। बाहर खड़ी औरत ने अपना धूप का चश्मा हटाया। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुम्हारा फोन छूटकर सीट के नीचे गिर गया और गलती से कोई कांटेक्ट नंबर डायल हो गया। देखो, तुमने मेरी कार का क्या हाल कर दिया। एकदम नई नवेली गाड़ी है, अब तुम इसका हर्जाना कैसे भरोगे? वह औरत छत पर झुककर अंदर बैठे आदमी को घूरने लगी। अरे रुको, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। मेडिसन ने अपना फोन निकाला और इथन हेज का चेहरा सर्च किया। सामने बैठे आदमी का चेहरा फोटो से हूबहू मिल रहा था। 10 साल बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। कैसे? क्या तुम्हारी उम्र उल्टी चल रही है? मुझे माफ कर दो, जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। चलो क्लेम फाइल कर लेते हैं। मेडिसन ने माथे पर बल लाते हुए कहा। लेकिन अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे एक बहुत जरूरी जगह पहुंचना था। मेडिसन ने साफ तौर पर तुम्हारी बगल वाली पैसेंजर सीट की तरफ इशारा किया। तुमने बिना झिझके कहा, कैब कर लो, किराया मैं दे दूंगा। तुम अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही तुमने फोन ऊपर उठाया, स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, क्लॉइव व्हिटमोर। तुम्हारी सांसें थम गईं। तुम्हारे होश में आने से पहले ही कॉल का टाइमर बढ़ता जा रहा था। तुमने गलती से क्लोई को कॉल मिला दिया था। जल्द ही गाड़ियों के ब्रेक की तेज चरचराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। एक लंबी रोल्स रॉयस पास आकर रुकी। उसका दरवाजा झटके से खुला और एक औरत के रौबदार अंदाज ने मेडिसन की बोलती बंद कर दी। नोआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह हक्की बक्की खड़ी मेडिसन के पास रुका। मैम, एक्सीडेंट का मामला मैं संभाल लूंगा, आप बताइए आपको कितना मुआवजा चाहिए? क्लोई नीचे झुकी और उसने कार की खिड़की पर थपथपाया। उसके ताने मारने वाले लहजे में भी एक अलग ही अपनापन था। फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। क्लोई के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बाहर आओ। क्लोई के आते ही तुम्हें अचानक राहत महसूस हुई। क्लोई ने सहज भाव से तुम्हारा हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इससे पहले कि तुम खुद को संभाल पाते, क्लोई तुम्हें खींचकर अपनी कार में ले गई। क्या तुम उस औरत को जानते हो? क्लोई की धीमी आवाज ने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। तुमने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं। क्लोई की नजरें तीखी हो गईं। उसने मेडिसन को तुम्हारा नाम सर्च करते हुए साफ देख लिया था। उस औरत का इरादा यकीनन ठीक नहीं था। कार जल्द ही रुकी और तुमने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली। शुक्रिया। तुमने दरवाजा खोला और एक ही झटके में बाहर निकल गए। तुम्हें जाते हुए देखकर क्लोई ने अपनी आंखें झुका लीं। उसने अपने उस हाथ को देखा जिससे उसने तुम्हारी कलाई पकड़ी थी। तुम्हारी महक अभी भी वहीं ठहरी हुई लग रही थी। तभी नोआ का फोन आया। मिस व्हिटमोर, मिस्टर हेज के साथ जो औरत थी वो मेडिसन रीड है। वो एक प्रोफेशनल रेसर है। जिस पल क्लोई ने मेडिसन के फोन पर नजर डाली थी, नोआ समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक्सीडेंट का मामला निपटाने के बाद उसने तुरंत उसकी छानबीन की। तुम्हें पता है ना क्या करना है? क्लोई की आवाज बोलते वक्त बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। मुझ पर छोड़ दीजिए। नोआ ने सिर हिलाया। 10 साल पहले क्लोई खुद को साबित नहीं कर पाई थी और उसने ईथन को खो दिया था। इस बार वह उसे दोबारा जाने नहीं देने वाली थी। अगले दिन तय किया गया फाइनल मैच अचानक रद्द कर दिया गया। ये खबर तुरंत जंगल की आग की तरह फैल गई। मेडिसन पहले से ही ट्रैक पर थी और जैसे ही उसने ये सुना, वह सन्न रह गई। फिर उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। क्या मजाक चल रहा है? उसने अपना हेलमेट उतारा और जमीन पर दे मारा। जॉर्डन के क्रैश होने की वजह से वो पहले ही फाइनल से बाहर हो चुकी थी। चैंपियनशिप लगभग मेडिसन के नाम ही थी, लेकिन रेस शुरू होने से ठीक पहले ही रद्द कर दी गई और किसी के भी पॉइंट्स नहीं गिने जाने थे। इसका मतलब था कि मेडिसन की सारी मेहनत पानी में फिर गई थी। उसे हिस्सा लेने का क्रेडिट तक नहीं मिलने वाला था। हुआ क्या है? इसे कैंसिल क्यों किया गया? कोई तो वजह होगी। मेडिसन ने गुस्से में आयोजकों के ऑफिस का दरवाजा लात मार कर खोला। उसने डेस्क पर जोर से हाथ मारा। तुम लोगों ने इसे कैंसिल क्यों किया? रॉबर्ट शॉ के आगे आने से पहले आयोजकों ने एक दूसरे को देखा। उसने मेडिसन का कंधा थपथपाया और उसे शांत करने की कोशिश की। मिस रीड, ये हमारा फैसला नहीं था। तो फिर क्या दिक्कत है? पैसों की कमी है? मैं खुद इसका खर्चा उठाऊंगी। अब ठीक है। मेडिसन ने गुस्से में तिल मिलाते हुए रॉबर्ट का हाथ झटक दिया। मिस रीड, सच में इस पर हमारा कोई बस नहीं है। मिस व्हिटमोर ने ऑर्डर दिया था और हमें उसे मानना ही पड़ा। रॉबर्ट ने लाचार होकर अपने हाथ फैला दिए। क्लोई व्हिटमोर? मेडिसन ने दांत भींचे और अपनी मुट्ठियां कस लीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लोई व्हिटमोर, तुम कल रात की बात का बदला मुझसे अब ले रही हो। मेडिसन ने अपने गुस्से को पी लिया और तेजी से बाहर निकल गई। आयोजकों ने उसे जाते देखा और एक ठंडी सांस भरी। इतनी सारी मेहनत बेकार चली गई। मेडिसन ने मिस व्हिटमोर को कैसे नाराज कर दिया? उसने पूरी रेस को रोकने के लिए कमेटी की अपनी सीट का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट ने अपना माथा मला। संभल कर बोलो, क्या बोल रहे हो? मेडिसन अपनी कार में बैठी और तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया। वो तेजी से व्हिटमोर टावर की तरफ बढ़ी। क्लोई व्हिटमोर, तुम वाकई एक नंबर की कमीनी हो। मेडिसन ने अपने दांत भींचे। उसकी पकड़डेहट इतनी सख्त थी कि उसकी उंगलियां सफेद पर डट गईं। आई एम सॉरी मैम, आप बिना अपॉइंटमेंट के मिस व्हिटमोर से नहीं मिल सकती। ओलिविया ने मजबूती से मेडिसन का रास्ता रोक दिया। उसकी बेहद विनम्र मुस्कान चेहरे से गायब ही नहीं हो रही थी।
मेडिसन बेयकीनी में हंसी और उसकी तरफ उंगली उठाई। तो फिर अभी के अभी एक अपॉइंटमेंट बुक करो। ओलिविया ने अपने कंप्यूटर पर टाइप किया, फिर सिर हिलाया। बिल्कुल मिस रीड, आपका अपॉइंटमेंट अब से 8 महीने बाद का है। तब वापस आइएगा और मैं आपको मिस व्हिटमोर से मिलवा दूंगी। 8 महीने? क्या बकवास है। मेडिसन का गुस्सा भड़क उठा और वो ठगी सी रह गई। तभी उसकी नजर गश्त लगाते गार्ड्स पर पड़ी। उनमें से हर एक बेहद हट्टा कट्टा था। वो एक को भी नहीं संभाल सकती थी। 8 तो बहुत दूर की बात थी। उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेडिसन वहाँ से निकल गई। उसका गुस्सा उबल रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा और मन ही मन गालियां दी। जॉर्डन के बिना जीतना पहले ही बेमतलब लग रहा था और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। नहीं, वो इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ डट सकती थी। उसे ये मामला ईमानदारी से सुलझाना ही होगा। अगर क्लोई उसे रेस नहीं करने दे रही थी तो वो जॉर्डन को वापस ट्रैक पर लेकर आएगी। जॉर्डन की लोगों के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। उसकी एक रेस आयोजकों को लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों कमा कर दे सकती थी। क्लोई एक बिजनेस वुमन थी। वो किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से इतने पैसों को हाथ से नहीं जाने देगी। सही कहा ना। अगर जॉर्डन रेस लड़ती तो बाकी सब अपने आप सही हो जाता। मेडिसन की आंखों में एक चमक आ गई। लेकिन जॉर्डन ने अपने भाई के लिए संन्यास लिया था। उसे इतनी जल्दी वापस लाना आसान नहीं होने वाला था। मेडिसन ने गियर बदला और स्टीयरिंग घुमा दिया। ईथन को मना लो और तुम जॉर्डन को भी मना लोगी। उसने तुरंत एक कॉल मिलाया। पता करो ईथन हेज कहाँ है। मेडिसन, तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ी? DDH गई। जोई की आवाज में उलझन साफ दिख रही थी। मेडिसन ने अपनी भौहें चढ़ाई। मैं वो चैंपियनशिप जीतने वाली हूँ। एक चमकदार लाल कार तेजी से निकल गई। इस बीच अस्पताल में जॉर्डन, डॉक्टर ने सादा खाना खाने को कहा है। इस कबाड़िए को भूल जाओ। तुमने उसके हाथ से स्नैक्स छीने और कूड़ेदान में फेंक दिए। जॉर्डन उन्हें देखती रह गई लेकिन मजबूरी में हार मान ली। ईथन, मुझे पता है लेकिन मेरा सच में बहुत मन कर रहा है। जॉर्डन ने नखरे दिखाते हुए बात की और अपने भाई की तरफ तरस भरी नजरों से देखा। ट्रैक की वो बेरहम कातिल उसके सामने आते ही एक बिगड़ी हुई बच्ची बन जाती थी। तुम अपनी बात पर अड्ढे रहे। तुमने न्यूट्रिशनिस्ट का बनाया खाना उसके सामने रख दिया। उन फीके से खानों को देखकर ही भूख उड़ेच रही थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक बेड धीरे धीरे ऊपर उठा, जॉर्डन के पास वो खाना खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, वो ईथन को कभी मना नहीं कर सकती थी। तभी तुम्हारा फोन बजा। हॉर्पर, क्या बात है? किसी ने तुम्हारी कार हटाने के लिए फोन किया था। हॉर्पर ने संक्षेप में बात की। पीछे से बैकलाइट की भिनभिनाहट आ रही थी। किसी ने उसे बुलाया तो उसने जल्दी से फोन काट दिया और चली गई। मेरी कार हटाओ, मैंने तो आज बिल्कुल सही पार्क की थी। अब क्या गड्ढबद्याच हो गई? जॉर्डन, तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। तुमने अपना फोन लिया और कमरे से बाहर निकल गए। गैराज में मैक्लारेन कार के पास एक औरत टहल रही थी। कदमों की जल्दबाजी भरी आहट सुनकर मेडिसन ने ऊपर देखा। हेलो। तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी थी। फिर तुमने उसका चेहरा देखा और वहीं ठिठक गए। तुम? मेडिसन की आंखों में हैरानी तैर गई, लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग इतनी बनावटी थी कि देखकर हंसी आ जाए। क्या इत्तेफाक है सर, आपकी कार मेरी कार का रास्ता रोक रही है। क्या आप इसे थोड़ा हटा देंगे? एक बार होता तो इत्तेफाक लगता, दूसरी बार जानबूझकर किया गया लगा। कारें पास पास खड़ी थी लेकिन उसके पास निकलने की पूरी जगह थी। मैम, पार्किंग की लाइनों के हिसाब से देखा जाए तो आपने खुद ही अपनी कार को फंसाया है। तुम्हारी नजरें ठंडी पड़ी DH गईं। तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेडिसन ने खांसते हुए कारों को जांचने का नाटक किया। उसने अपनी ठुड्डी सहलाई, अपनी चोरी छिपाने की कोशिश करते हुए। कार के चक्कर लगाने के बाद मेडिसन ने जबरदस्ती की मुस्कान बनाई। आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती। तुम जाने के लिए मुद्दे, लेकिन वो चिपकू की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़च गई। मुझे सच में बहुत दुख है। क्यों ना मैं इसकी भरपाई के लिए आपको कॉफी पिलाऊं? टाइम नहीं है। तुमने कदम बढ़ा दिए, उससे पीछा छुड़ाने की जल्दी में। तभी गैराज में इंजनों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कोने से 3 मोटरसाइकिलें तेजी से मुद्दी, जिनकी हेडलाइट्स चमक रही थी। पेट्रोल की बदबू तुम्हारे नथुनों से टकराई और तुम नाक ढकते हुए वहीं रुक गए। रुकने के बजाय वे सीधे तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़े। संभल के। मेडिसन झपट कर आई और उसने तुम्हारी कलाई पकड़ दे अचली। उसने तुम्हें एक तरफ खींचा लेकिन तुम लड्ड खद्दाए और जमीन पर जा गिरे। तुमने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। तुम्हारी हथेली खून से सनी हुई थी। अंधे हो क्या तुम लोग? दिख नहीं रहा हम खड्डे हैं, सिर फिरे कहीं के। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। आपको बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपकी पट्टी करवा देती हूँ। वो नीचे झुकी और तुम्हें उठने में मदद करने लगी। तुमने खुद को पीछे खींच लिया और गुस्से में कहा, अगर तुम न होती तो मुझे चोट ही नहीं लगती। तुमने जाने की कोशिश की लेकिन तुम्हारे घुटने पर भी खरोंच आ गई थी। जैसे ही एक तीखा दर्द तुम्हारे शरीर में दौड़ा, खून बाहर छलक आया। तुम लंगड़ाते हुए दूर चले गए, जबकि मेडिसन मुंह बनाए खद्दी रही। वो उलझन में घूम गई, अपना सिर खुजलाया और बुदबुदाई, ये वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। डिंग, लिफ्ट खुली और तुम लंगड़ाते हुए बाहर निकले। पट्टी को सूखा रखना। नेटली ने तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांधी, जबकि तुम दर्द के मारे दांत भींच रहे थे। तुमने सिर हिलाया। इतनी बुरी हालत में तुम जॉर्डन के पास नहीं जा सकते थे, वो फालतू में परेशान होने लगती। छोड़ दो, पहले घर चलता हूँ। तुमने जॉर्डन को फोन लगाया। जॉर्डन, कुछ काम आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। तभी एक फेरारी ठीक तुम्हारे सामने आकर रुकी। खिड़की का कांच नीचे हुआ और एक और जाना पहचाना चेहरा सामने आया। अरे, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। मेडिसन आगे की तरफ झुकी। उसके चेहरे पर हैरानी की हद तक ईमानदारी दिख रही थी। तुमने फोन काटा और उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। मेडिसन धीरे धीरे तुम्हारे बगल में कार चलाने लगी। अरे ईथन हेज, तुम ठिठक गए। इसे मेरा नाम कैसे पता? मेडिसन ने अपना गला साफ किया और हाथ हिलाया। देखो, मैं बस माफी मांगना चाहती थी। तुम उसकी बातों में नहीं आए और रूखेपन से पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन जॉर्डन हेज को जानती हूँ। कम से कम मेडिसन सच तो बोल रही थी। मुझे एक
एक मदद चाहिए। ये बात काफी सच्ची लगी। तुम चलकर आए और पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल दिया। मुझे खाना खिलाओ, जगह मैं चुनूंगा। मेडिसन की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, तुमने विलो क्रेस्ट में एक प्राइवेट रूम बुक किया। क्या तुम्हें अपना परिचय नहीं देना चाहिए? तुमने अपनी भौं उठाई और सीधे मुद्दे पर आए। मेडिसन आराम से पीछे होकर बैठ गई। मेडिसन रीड, उसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। अगर तुम जॉर्डन की रेस देखते हो तो तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए। उसने बड़े घमंड और आत्मविश्वास से तुम्हारी तरफ देखा, लेकिन फिर कभी नाम नहीं सुना। तुमने बिना कोई लाग लपेट के कह दिया। मेडिसन की मुस्कान वहीं जम गई। उसने अपना गला साफ किया और अजीब ढंग से अपनी ठुड्डी सहलाने लगी। खैर, जॉर्डन और मैं एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं तुम्हारी मदद मांगने आई थी। मेडिसन सीधे मुद्दे पर आ गई। मुझे पता है कि उसने तुम्हारी वजह से संन्यास लिया है। क्या तुम उसे वापस आने के लिए मना सकते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। चाय की चुस्की लेते हुए तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। फिर तुमने शांति से कहा, मिस रीड, आपको पता है ना कि जॉर्डन घायल है? मेडिसन ने बार बार सिर हिलाया। मुझे पता है। मैं उससे अभी रेस करने को नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसे संन्यास न लेने के लिए मनाओ। उसकी इस खुदगर्ज फरमाइश ने तुम्हारी आंखों में गुस्सा भर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम उठे और बाहर की तरफ चल दिए। रुको, मेडिसन खड़ी हो गई। उसकी आवाज में घबराहट थी। तुमने बहस करने से इनकार कर दिया और बाहर निकल गए। चोटों के बावजूद तुम तेजी से चले गए। मेडिसन दरवाजे पर बेबस सी खड़ी अपना सिर खुजलाती रह गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसका फोन बजा। अरे बॉस, कैसा रहा? जोई की आवाज में उत्सुकता थी। मेडिसन ने अपनी आंखें मटकाई। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गई। तुम्हारे बेवकूफाना प्लान की वजह से वो सीधे बाहर चला गया। अब मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। ये तो मुमकिन ही नहीं है। टकराने का नाटक करो, फिर उसे खाने पर बुलाओ और उसकी राय जानो। ये तरीका तो हमेशा काम करता है। जोई को खुद पर शक होने लगा। मेडिसन ने सोचते हुए नीचे देखा। उसकी आंखों में ग्लानि की झलक दिखाई दी। अपनी कार हटाने के लिए उसे बुलाना कोई इत्तेफाक से होना तो नहीं था। डिनर का न्योता भी जबरदस्ती का था और वो सीधे अपनी बद्धी सी मांग पर आ गई थी। उसने पूरा प्लान ही ताक पर रख दिया था। फिर भी वो चिढ़कर बोली, अपनी ये बकवास थ्योरी अपने पास ही रखो, किसी काम की नहीं है। मेडिसन ने अपनी आवाज ऊंची की और मुंह बनाया। फिर बिना एक शब्द कहे फोन काट दिया। कमरे से बाहर निकलने के लिए एक छोटे से पुल को पार करना पड़ता था। तुमने पीछे मुद्दा कर देखा। जब यकीन हो गया कि मेडिसन पीछा नहीं कर रही है तो तुम्हारी रफ्तार धीमी हो गई। तुमने एक ठंडी सांस ली और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हवा का एक झोंका चला जो अपने साथ हवा में फूलों की पंखुद्दियां उद्धा कर ले आया। पानी में लहरें उठ रही थी और तुम सिर झुकाए चले जा रहे थे। तुमने सामने खद्दी औरत पर ध्यान नहीं दिया। उसने हटने की कोई कोशिश नहीं की। वो शांत खद्दी रही। उसके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। धप, तुम सीधे उससे जा टकराए और पीछे की तरफ लड़ खद्दा गए। तुम्हारा पैर सीधी से फिसल गया, लेकिन उसने बद्धी शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुम्हें खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ये एहसास, उसका स्पर्श बहुत कोमल था जब तक कि उसकी नजर तुम्हारी हथेली पर बंधी पट्टी पर नहीं पड़ी थी। उसके चेहरे के हाव भाव ठंडे पड़े डिग गए। तुम्हें चोट कैसे लगी? क्लोई ने तुम्हारे हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तुमने जल्दी से उसे अपनी पीठ पीछे छिपा लिया। तुमने हड्डी बद्धी में उसकी नजरों से बचना चाहा। बस एक खरोंच है, मैं ठीक हूँ। जब भी तुम झूठ बोलते थे तुम्हारा गला सूखने लगता था और तुम्हारी आवाज बैठ गई थी। क्लोई ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुम्हारा हाथ पीछे से पकड़ा। उसकी गर्म उंगलियों ने तुम्हारी कलाई को घेरा और उसे आगे खींच लिया। इतनी सी बात के लिए इतनी सारी पट्टियां। क्लोई ने त्योरियां चढ़ाई। उसकी तीखी नजरें तुम्हें असहज कर रही थी। तुम उससे आंखें नहीं मिला सके। जब तुम चुप रहे तो क्लोई ने एक ठंडी सांस भरी। इसकी जांच करो। उन दो शब्दों ने नोहा को तुरंत सतर्क कर दिया। उसने सिर झुकाया। जी मैम। तुम जानते थे कि क्लोई का काम करने का तरीका क्या है। अगर उसे जवाब चाहिए होते तो वो किसी भी हद तक जाकर उन्हें हासिल कर लेती। अगर तुम्हारी बहनों को भी पता चल जाता तो बात और बिगड़ जाती। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अचानक बोल पड़े और बेबस होकर ऊपर देखा। मैं बस पार्किंग गैराज में थोड़ा छिल गया था। कोई गंभीर बात नहीं है। कोई गंभीर बात नहीं है। क्लोई की आंखों में गुस्सा और गहरा गया। उसने पास की जमीन से छत तक की खिड़की की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, उसका गुस्सा तूफान में बदल गया। ईथन हेस, मुझसे झूठ मत बोलो। उसकी साफ आवाज में भयंकर गुस्सा छिपा था और उसकी पकड़ और सख्त होती गई। तुमने क्लोई की नजर का पीछा किया और देखा कि मेडिसन खिड़की के पास अंदर खाना खा रही थी। तुमने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। क्लोई से कभी कुछ नहीं छुप सकता था। क्लोई की नजर तुम्हारे पैर की खरोंच पर पड़ी। उसकी झुकी हुई पलकों ने उसकी आंखों के गुस्से को छुपा लिया। तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें घर ले जा रही हूँ। एक बार अंदर पहुँचने पर तुम उससे थोड़ा दूर खिसक गए। तुम अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। सगाई खत्म करते वक्त उसका वो ठंडा चेहरा तुम्हें बार बार याद आ रहा था। उससे नफरत न करना मुश्किल था। अचानक उसकी सांसें तुम्हारे कान से छुई। सीट बेल्ट। तुम तेजी से मुड़े और तुम्हारी नाक क्लोई से टकरा गई। उसकी गर्म सांसें तुम पर पड़ी। चौंक कर तुम पीछे हट गए। उसने तुम्हारी सीट बेल्ट बांधी। उसके बाद ही क्लोई मुड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। पास ही नोहा ने समझदारी दिखाते हुए ड्राइवर को आगे आने से रोक दिया। इंजन चालू हुआ। क्लोई ने एक्सीलेटर दबाया। क्या मेडिसन की वजह से तुम्हें चोट लगी? तुमने कुछ नहीं कहा और यही काफी था। क्लोई वो नजरिया पहचानती थी। जब भी तुम जवाब देने से मना करते तुम्हारी चुप्पी का मतलब हाँ होता था। इसी तरह एक दूसरे को सालों से जानने के बाद तुम बखूबी जानते थे कि क्लोई की उस धीमी आवाज का क्या मतलब था। तुम क्या करने वाले हो। तुमने सतर्क होकर उसकी ओर देखा। क्लोई की काली आंखों को पढ़ पाना नामुमकिन था। उसके होठों की वो हल्की सी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। हवा में जलन घुल गई। तुम खुद ही बातें बना रहे हो। तुमने ठंडे लहजे में जवाब दिया। क्लोई व्हिटमोर, मुझे बस तुम्हारी इस अकड़ से नफरत है। जैसे तुम सब कुछ कंट्रोल करती हो। बस गाड़ी चलाओ, मुझे घर जाना है। तुमने
तुमने उसे एक ठंडी नजर से देखा, फिर सीधे होकर बैठ गए और आगे देखने लगे। सगाई खत्म हो चुकी थी। अब से तुम अजनबी थे। अब अच्छे बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम बस घर जाना चाहते थे और उससे दूर होना चाहते थे। गाड़ी धीरे से रुकी। क्लोई बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारी घूरती नजरों ने उसे वापस बिठा दिया। जब तक तुम नहीं चाहती कि हार्पर तुम्हें पीट पीट कर बेदम कर दे, गाड़ी में ही रहो, मत भूलो ये मेरा घर है। तुमने उस पर एक नजर डाली, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। तुम्हें लंगड़ाते हुए दूर जाते देखकर क्लोई की आंखों में भावनाएं उभर आईं। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी उंगलियों की पकड़ और कस गई। एक पल बाद उसने अपना फोन उठाया। कॉल कनेक्ट हुई। क्लोई ने धीमी आवाज में कहा, मेडिसन रीड पर नजर रखो। नोहा पहले ही समझ चुका था कि क्लोई परेशान थी। वो पूरे दिन मेडिसन पर नजर रखे हुए था और हर अपडेट तुरंत दे रहा था। मेडिसन जिस बार में इन्वेस्ट कर रही है वो कल खुल रहा है। तुम जानती हो क्या करना है। उसके पीछे हार्पर की गाड़ी आकर रुकी। हार्पर बाहर निकली, लेकिन उसे सिर्फ गाड़ी की टेल लाइट दिखी, पर क्लोई की गाड़ी को पहचानना मुश्किल नहीं था। उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। क्लोई व्हिटमोर। हार्पर की थकी हुई आंखों में शंका तैर गई। उसने तुरंत ऊपर तुम्हारे कमरे की तरफ देखा। इथन। हार्पर की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो तेजी से ऊपर भागी। तुमने दरवाजा खोला। क्या हुआ हार्पर? तुम्हें सुरक्षित देखकर हार्पर ने आखिरकार राहत की सांस ली। कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने क्लोई की गाड़ी देखी। तुमने अपना गला साफ किया और फिर असहज होकर बात बदल दी। हार्पर, क्या तुम बहुत थक गई हो? तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा। तुम पूरे दिन काम करती रही हो। जाओ थोड़ा आराम कर लो। क्लोई आजकल शांत थी और अपने काम में व्यस्त थी। शायद उसके पास ईथन को परेशान करने का समय नहीं था। हार्पर थोड़ी सहज हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसने तुम्हारी कलाई पर पट्टी देखी। ईथन, तुम जानते थे कि हार्पर चिंता करेगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, तुम बोल पड़े, शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। चलते चलते बस थोड़ी खरोंच आ गई थी। चिंता मत करो हार्पर, मैं रोज पट्टी बदल लूंगा। तुम्हें देखते ही हार्पर के मन में अचानक अपराध बोध भर आया। उसने अपनी आंखें झुका ली। उसकी थकी हुई आंखें पहले से ही धुंधली हो चुकी थी। उसने उन्हें मला, जिससे उसकी लाल आंखें साफ दिखने लगी। तुमने त्योरी चढ़ाई और हार्पर के हाथ को गले से लगा लिया। हार्पर, खुद को दोष देना बंद करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम उसे तब तक दिलासा देते रहे जब तक हार्पर आखिरकार शांत नहीं हो गई। वापस अपने कमरे में तुम बिस्तर पर लेट गए और शून्य भाव से छत को घूरने लगे। ऊपर की लाइट धीरे धीरे एक आकार लेने लगी, जिससे क्लोई का चेहरा बन गया। क्लोई की आंखें दूर दूर लग रही थीं। उसकी गहरी भूरी आंखें तुम्हें ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई अंतहीन खाई हो। तुमने उस दृश्य को गायब करने की कोशिश में अपने हाथ हवा में हिलाए। ये अजीब होता जा रहा है। एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन ने तुम्हें वापस होश में लाया। अगर तुम्हें जॉर्डन हेज की चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए तो कल रात 8 बजे गिल्डेड आवर आओ। टेक्स्ट में एक फोटो भी शामिल थी। इसमें वो बेल्ट दिखाई दे रही थी जो जॉर्डन ने वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में जीती थी। ये उसकी सबसे कीमती चीज थी। ये किसी और के पास कैसे पहुंच गई? तुमने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन सिर्फ ऑटोमेटेड फोन सिस्टम ने जवाब दिया। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। तुमने जॉर्डन के साथ अपनी चैट खोली, उससे पूछने ही वाले थे, लेकिन एक लाइन टाइप करने के बाद तुम्हारी उंगलियां थम गई। नहीं, अगर जॉर्डन को पता चला तो वो आराम नहीं करेगी और ठीक नहीं हो पाएगी। तुम्हारी सभी बहनों की अपनी अपनी समस्याएं थी। ये शायद तुम्हारे खिलाफ रची गई साजिश थी, इसलिए तुम इसका सामना खुद करोगे। तुमने गिल्डेड आवर के बारे में सर्च किया। ये एक ऐसा बार था जो अभी तक खुला नहीं था। इसकी भव्य शुरुआत कल रात 8 बजे होने वाली थी। अकेले जाना अभी भी खतरनाक होगा। तुमने अपने कॉन्टैक्ट्स को स्क्रॉल किया और एक नाम पर जाकर रुक गए। लिंकन ही शायद अकेला इंसान था जो मदद कर सकता था। अगले दिन तुम हमेशा की तरह जॉर्डन से मिलने गए। तुमने चैंपियनशिप बेल्ट का जिक्र नहीं किया। तुमने बस यूं ही मेडिसन के बारे में पूछा। मेडिसन रीड, वो हमेशा सेकंड आने वाली? जॉर्डन मुस्कुराई और उठकर बैठ गई। उसने चम्मच से खाना उठाने की कोशिश की और काफी अजीब लग रही थी। तुमने मदद करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्डन ने मना कर दिया। मैं घायल हूँ, लाचार नहीं। इसके अलावा अगर मैं हिलूंगी डुलूंगी नहीं तो यहाँ लेटे लेटे मेरी सारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी। तुम अनिच्छा से वापस बैठ गए। वो जीतने के जुनून में अंधी एक बेवकूफ है। जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो वो मुझे चिल्लाने के लिए फोन तक करने लगी थी। जॉर्डन चिढ़ी हुई लग रही थी। मेडिसन को रेसिंग के अलावा किसी बात की परवाह नहीं थी। उसकी यही जिद अकेली ऐसी चीज थी जिसकी जॉर्डन तारीफ करती थी। लेकिन मेडिसन सिर्फ ना समझ नहीं है, वो हद से ज्यादा बेवकूफ है। जॉर्डन शिकायत करती रही। फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वो सतर्क होकर तुम्हारी तरफ मुड़ी। क्या वो तुम्हें ढूंढते हुए आई थी? तुमने शांत मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं, वो बेवकूफ कुछ भी कर सकती है। अगर वो तुमसे संपर्क करे तो उसे अनदेखा करना। तुमने उसे भरोसा दिलाया, चिंता मत करो जॉर्डन। अब तुम्हें पता चल गया था कि जॉर्डन उस बेल्ट को कितना मानती थी और ऐसा लग रहा था कि मेडिसन अकेले ही यह सब कर रही थी। जॉर्डन उसे बेवकूफ मानती थी, लेकिन दुर्भावनापूर्ण नहीं, इसलिए तुम उससे अकेले निपट सकते थे। खतरे का अंदाजा लगाने के बाद तुम अस्पताल से निकल गए। तुम सालों से मजे करने के लिए बाहर नहीं गए थे। तुमने उस ग्रैंड ओपनिंग को एक नाइट आउट की तरह लिया। जैसे ही रात ढली, गहरे सुनहरे रंग की बत्तियां जल उठी और शहर पर एक रहस्यमयी माहौल छा गया। काम के एक लंबे दिन के बाद क्लोई ने अपने दर्द करते माथे को मला। उसका फोन अचानक बजा और उसने फोन उठाया। क्या बात है मिस व्हिटमोर? कुछ अनहोनी हुई है। मिस्टर हेजत गिल्डेड आवर की तरफ जाते हुए लग रहे हैं। फोन पर नोहा की आवाज में हिचकिचाहट थी। क्लोई की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी बर्फीली घूरती नजरें कातिलाना लग रही थीं। जैसे ही उसकी कार तेजी से आगे बढ़ी, एक इंजन की गर्जना ने शहर की नाइट लाइफ में हलचल मचा दी। क्लोई की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो चाहती थी कि काश वो पलक झपकते ही बार में पहुंच सके।